हेलो स्टूडेंट। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, इससे पहले आप मेरे बारे में जान लें। मेरे पास 8 वर्षों के टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों और शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का सेक्शन पढ़ाता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं, बीपीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू दिए हैं। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लास से संबंधित पीडीएफ, क्लास टाइम टेबल और पेपर कटिंग आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अकेडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले आपको इसमें डेली लाइव क्लास मिलता है और इस लाइव क्लास में आप अपने एडुकेटर के साथ डिस्कशन करके, चैट करके क्लास से संबंधित जो भी डॉट क्वेरी होती है आप उसे क्लियर कर लेते हैं। दूसरा, आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है जिसमें आपको डेली बेस के आधार पर अपने प्रिपरेशन को जांचने का ऑप्शन मिलता है। फिर तीसरा, आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति होती है, अर्थात एक निर्धारित समय में आपके यूपीएससी के पीटी और मेंस का सिलेबस कवर करा दिया जाता है। और चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं। और फिर अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी हिंदी माध्यम के लिए चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के पीटी, मेंस और इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। अर्थात अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन से आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त करते हैं। अनअकैडमी के द्वारा ऑप्शनल पेपर जो यूपीएससी में शामिल है लगभग सभी की शुरुआत की गई। इसमें मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री टीच करता हूँ। आप इसका सब्सक्रिप्शन लेकर मेरे साथ प्लस कोर्स में जुड़ सकते हैं। अब आप अनअकैडमी के जीएस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले कि 2 प्रकार के जीएस का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस कोर्स का है और एक क्या है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये 49,500 रुपया है, लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तब 12 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 में प्राप्त होगा। और यदि आप 24 मंथ का प्लस कोर्स के जीएस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसका सब्सक्रिप्शन फीस 72,000 रुपया है, लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट, तब 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन 64,800 में आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो जीएस का है आप वो लेना चाहते हैं तो इसके 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये 69,500 रुपया है, लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट, तब 12 मंथ के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का सब्सक्रिप्शन आपको 62,550 में प्राप्त हो जाएगा। और 24 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है वो 1,07,000 का है। मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे शंकर वाईटी तो 10% डिस्काउंट पाएंगे, तब 24 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपको 96,300 में प्राप्त हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको प्राप्त क्या क्या होता है, तो डेली लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल्ड, पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक। इसमें जो पर्सनल कोच और डेली क्वेश्चन आंसर राइटिंग है ये इसका सबसे मूल विशेषता है, क्योंकि आप जब सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में जाते हैं एक प्रॉपर आपका मार्गदर्शक होना चाहिए जो आपको बताए कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, आपके लिखे हुए कंटेंट को चेक कर उसमें सुधार के लिए आपको सुझाव दे। तो वो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से मिलता है। इसी प्रकार अब आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये 27,500 रुपया है, लेकिन यहाँ भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट, और तब 12 मंथ के जो ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन है वो आपको 24,750 में प्राप्त हो जाएगा। तो आप अनअकैडमी के जीएस प्लस कोर्स और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन लेकर मेरे साथ प्लस कोर्स में जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर, सामान्य अध्ययन के सेक्शन में मार्गदर्शन करूंगा और अपनी सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो
सभी का स्वागत है, वेलकम है। आज का जो सेशन है वो आज का सेशन नवंबर मंथ का जो पर्यावरण का समसामयिकी का सेक्शन है वो इसमें शामिल है। नवंबर मंथ के पर्यावरण का समसामयिकी, क्योंकि अक्टूबर में जब नवंबर मंथ की शुरुआत हुई थी तो मैंने अक्टूबर का आपको पर्यावरण की समसामयिकी पढ़ाया था। और अभी इस वीडियो में आपको नवंबर मंथ का जो पूरे नवंबर मंथ का पर्यावरण का जो करंट अफेयर्स का समसामयिकी है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और बेसिकली इसका टारगेट 2021 के यूपीएससी और अदर जो स्टेट पीसीएस का एग्जाम है वो टारगेट है, क्योंकि जब आप 2021 के प्रीलिम्स में बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कि लगभग एक साल का करंट अफेयर्स आपको कवर करके चलना होता है। तो हर एक मंथ का इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का करंट अफेयर्स कवर कराना मेरी जिम्मेदारी है। तो आपका अक्टूबर का करा चुका हूँ, इस वीडियो में नवंबर का कराऊंगा और फिर इसी प्रकार से जब दिसंबर एंड होगा तो जनवरी में आपका दिसंबर में करा दूंगा। तो इस सेक्शन में जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी का समसामयिकी का कंटेंट है इसमें पीटी के लिए तो यूजफुल है ही, साथ ही पीटी के साथ साथ ये मेंस के लिए भी यूजफुल होगा। और ये आपके पीटी 2021 और 2021 के मेंस दोनों के लिए बेनिफिशियल है। तो जिस तरीके से आप मध्यकालीन भारत का अपना वीडियो देख के नोट्स डेवलप करते जा रहे थे, उसी तरीके से आप अक्टूबर का भी किए होंगे, आप नवंबर का कर लेंगे। और मध्यकालीन भारत का क्लास ड्रॉप नहीं, बल्कि केवल एक वीडियो ये है, फिर आपका जो मध्यकालीन भारत का क्लास का कंटिन्यू वीडियो है वो अगले वीडियो से आपको मिलता रहेगा। तो आइए हम लोग इस सेशन में जो पर्यावरण पारिस्थितिकी नवंबर मंथ का है समसामयिकी उस पर डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो है फ्लाई एश से जियो पॉलीमर एग्रीगेट का विकास। फ्लाई एश क्या है इसमें ये जानेंगे, फिर जियो पॉलीमर एग्रीगेट क्या होता है ये जानेंगे, और बहुत सारा सेक्शन होगा जो आप जानेंगे तो पीटी और मेंस दोनों के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले फ्लाई एश से जियो पॉलीमर एग्रीगेट का विकास हुआ है, तो ये चर्चा में क्यों है? तो सबसे इसका प्रमुख कारण है कि हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड यानी कि जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है द्वारा फ्लाई एश से जियो पॉलीमर एग्रीगेट का सफलतापूर्वक विकास किया गया है, जिसके कारण ये चर्चा में है। इसके संदर्भ में प्रमुख बिंदु क्या है? तो एनटीपीसी ने प्राकृतिक एग्रीगेट के प्रतिस्थापन के रूप में जियो पॉलीमर एग्रीगेट का विकास किया है। और प्राकृतिक तौर पर जो एग्रीगेट हम लोग प्राप्त करते हैं वो काफी महंगी तकनीकी है, इसलिए उसका विकास और वो सीमित रूप से उपलब्ध भी है, इसलिए इसके बारे में कुछ खास टेक्नोलॉजी अभी विकसित नहीं है और महंगी टेक्नोलॉजी है और सीमित है। तो उसी के प्रतिस्थापन यानी उसके स्थान पर फ्लाई एश से जियो पॉलीमर एग्रीगेट का विकास किया गया है। एनटीपीसी की फ्लाई एश से जियो पॉलीमर एग्रीगेट उत्पादन की अनुसंधान परियोजना भारतीय मानकों के वैधानिक मानदंडों के अनुरूप है। यानी कि जो एनटीपीसी ने ये जियो पॉलीमर एग्रीगेट विकास किया है, तो जो भारत का मानदंड है इस संदर्भ में एग्रीगेट का उसके अनुरूप है। इसका अर्थ है कि ये काफी बेनिफिशियल आगे साबित होगा। इसकी पुष्टि राष्ट्रीय सीमेंट और निर्माण सामग्री परिषद के द्वारा ही कर दी गई है, यानी कि हैदराबाद में जो राष्ट्रीय सीमेंट निर्माण सामग्री परिषद है उसने भी बता दिया है कि इस एग्रीगेट का यूज हो सकता है। भारत में इन एग्रीगेट की कुल मांग लगभग 2000 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, तो आप जान सकते हैं कि कितनी डिमांड है प्रत्येक वर्ष। एनटीपीसी द्वारा फ्लाई एश से विकसित एग्रीगेट इस मांग को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा। उल्लेखनीय है कि एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक है और बिजली मंत्रालय का अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम है। ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है कि पीटी में स्टेटमेंट करके आपके आ सकता है एनटीपीसी के बारे में, किस तरीके का है, किस मंत्रालय का अधीन है, सबसे पहली उत्पादक कंपनी है, तो ये आपके पीटी में काम में आएगा। सबसे पहला है कि जियो पॉलीमर एग्रीगेट का उपयोग और महत्व क्या है, तो आप देखिए जियो पॉलीमर एग्रीगेट का उपयोग प्राकृतिक एग्रीगेट के स्थान पर किया जा सकेगा। इससे प्राकृतिक एग्रीगेट से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सकेगा। जैसे मैंने पहले कहा कि प्राकृतिक एग्रीगेट प्राप्त करना काफी कठिन है, क्योंकि यह महंगी टेक्नोलॉजी होती है और फिर सीमित रूप से उपलब्ध भी है। दूसरा क्या है, तो यदि हम प्राकृतिक रूप से करते तो उसका पर्यावरण पर भी प्रभाव जाएगा, लेकिन जैसे फ्लाई ऐश है ये पर्यावरण को प्रदूषित करता है, और यदि हम लोग इसका यूज जियो पॉलीमर एग्रीगेट के निर्माण में कर लेंगे तो फिर पर्यावरण पर उसका जो दुष्प्रभाव है वो कम जाएगा।
निर्माण उद्योग में यानी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, निर्माण उद्योग में जियोपॉलीमर एग्रीगेट का उपयोग व्यापक स्तर पर किया जा सकता है, जिसमें राख को पर्यावरण अनुकूल सामग्री में परिवर्तित किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि जो फ्लाई एश होता है, ये बेसिकली ताप विद्युत संयंत्र से दहन से निकलने वाला एक प्रकार का पार्टिकुलेट मैटर होता है, जिसमें कई सारा खनिज कण होता है, आगे आपको बताएंगे। तो उसका जो है पर्यावरण के अनुकूल सामग्री बनाया जा सकता है। इस प्रकार फ्लाई ऐश से होने वाली पर्यावरणीय क्षति को कम किया जा सकता है और इसका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित। इसमें कंक्रीट में मिश्रण के लिए किसी भी स्तर पर सीमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि जो जियोपॉलीमर एग्रीगेट बन जाएगा तो इसमें मिश्रण बनाने के लिए सीमेंट की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि फ्लाई ऐश आधारित जियोपॉलीमर मोर्टार, मोर्टार का अर्थ होता है कि जो बिल्डिंग मटेरियल होता है ना, भवन निर्माण सामग्री, बंधनकारी सामग्री यानी कि बिल्डिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो जाहिर सी बात है कि जब सीमेंट का कम वहाँ यूज होगा, सीमेंट की आवश्यकता नहीं होगी इसमें, इसका अर्थ है कि सीमेंट उत्पादन में जो कच्चे माल प्रयोग होते हैं वो खनन से होता है, खनन से पर्यावरण प्रदूषण होता है। सीमेंट उद्योग जो होता है डस्ट पार्टिकल प्रोड्यूस करता है, तो बहुत सारे पर्यावरणीय इम्पैक्ट को इससे रिड्यूस करने में सहायता मिल जाएगा। जो पॉलीमर एग्रीगेट कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी और साथ ही इसका उपयोग जल के उपभोग में भी कमी आएगी, क्योंकि जो सीमेंट का उत्पादन होता है तो उसमें जल की काफी आवश्यकता होती है। और कार्बन उत्सर्जन भी कम करेगा, क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री में क्या होता है कि कोयले का यूज होता है, जिप्सम का यूज होता है, और कोयले के दहन से जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, ये भी बेनिफिशियल है। विदित है कि प्राकृतिक एग्रीगेट प्राप्त करने के लिए पत्थर के खनन की आवश्यकता होती है, जिससे पर्यावरण को क्षति होती है। अब जब प्राकृतिक एग्रीगेट प्राप्त करने के लिए पत्थर की माइनिंग की जाएगी, तो अभी जस्ट मैंने बताया कि माइनिंग पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालता है, वो पार्टिकुलेट मैटर पर्यावरण में लाता है। तो जाहिर सी बात है कि हम जब जियो पॉलीमर एग्रीगेट फ्लाई ऐश से बनाएंगे तो हमें उत्खनन की जरूरत कम होगी पत्थर की, और तब हम पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव डाल पाएंगे। ये इसका मेंस का सेक्शन हो जाएगा। ये इसमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि आपसे पूछ सकता है कि जो जियोपॉलीमर एग्रीगेट फ्लाई ऐश से विकसित किया जा रहा है उसका उपयोग क्या है, महत्व क्या है, इन्वायरमेंटल महत्व क्या है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। फिर जो नेक्स्ट है इसमें कि फ्लाई ऐश क्या है, तो फ्लाई ऐश जैसे मैंने पहले बताया कि फ्लाई ऐश कोयला के दहन से सूक्ष्म कण के रूप में प्राप्त होने वाला एक प्रकार का प्रोडक्ट है। जब कोयला का दहन होता है तो ये छोटे छोटे कण निकलते हैं, इसे फ्लू ऐश भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, कोयले के दहन से जो निकलने वाला होता है इसको फ्लू ऐश भी कहते हैं, या फ्लोवेरिस्ड फ्यूल सेल भी इसको कहा जाता है, इसको फ्लोवेरिस्ड फ्यूल सेल भी कहा जाता है। कोयला आधारित बॉयलरों से फ्यूल गैस साथ निकलता है, यानी कि फ्यूल गैस को सूक्ष्म कोयला के दहन से प्राप्त होता है, एक उत्पाद है, फ्लू ऐश कहते हैं, फ्लोरिडेट फ्यूल ऐश है। फिर क्या है कि प्रयोग किए गए कोयले के स्रोत और संगठन के कारण फ्लाई ऐश के अवयवों भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें क्या क्या होता है, ये पीटी में पूछा हुआ है कि फ्लाई ऐश में क्या क्या संगठन होता है। इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, दूसरा इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, तीसरा इसमें कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ये सभी तत्व तो पाए ही जाते हैं, इसके अतिरिक्त इसमें क्या क्या होता है, आर्सेनिक होता है, बेरिलियम होता है, बोरॉन होता है, कोबाल्ट होता है, कैडमियम व क्रोमियम भी इसमें पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें हेक्सा वैलेंट क्रोमियम होता है, लेड होता है, मैग्नीज होता है, पारा होता है, मालिबेडेनम होता है, साथ साथ सेलेनियम, स्ट्रांसियम, थैलियम और वेनेडियम जैसे तत्व होते हैं। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए जरूरी है, और एक दो बार पीटी में, यूपीएससी के पीटी में ये प्रश्न पूछा भी हुआ है कि फ्लाई ऐश में कौन सा अवयव पाया जाता है, कौन सा तत्व। तो ये पीटी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। और इसमें से आप देख रहे हैं कोई ऐसा तत्व नहीं है जो पर्यावरण पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालता है। आप जानते हैं कि जैसे कि आर्सेनिक है, ये जल प्रदूषित करता है, बेरिलियम करता है, बोरॉन करता है। तो यदि इस सभी फ्लाई ऐश के जो ये तत्व होते हैं, यदि हम इन सभी को संग्रहित करके जियोपॉलीमर एग्रीगेट का विकास कर लेते हैं, और जैसे कि एनटीपीसी के द्वारा किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि इससे पर्यावरणीय दुष्प्रभाव को कम करने में एक तरफ सहायता मिलेगी, और दूसरी तरफ क्या होगा, सीमेंट मोर्टार के घरों के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो मोर्टार जिसमें मटेरियल मिक्सअप होता है उसकी जरूरत होती है,
उसमें हमें सीमेंट की जरूरत नहीं होगी। और जब सीमेंट की जरूरत नहीं होगी तो सीमेंट उद्योग से जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है वो रिड्यूस होगा। तो इसका बहु उद्देशीय मल्टीपल पर्पस बेनिफिट हमें प्राप्त होगा। तो नेक्स्ट है इसमें कि जो फ्लाई एश का है कि फ्लाई एश का अनुप्रयोग क्या है, कि यदि इसका हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो फ्लाई एश पॉलीजेनिक प्रकार का होता है। ये एक पीटी का लाइन हो सकता है कि फ्लाई एश जो है पॉलीजेनिक है, बहुजेनिक है, इस तरीके से स्टेटमेंट करके आ सकता है। इसमें एल्यूमिनियम सिलीसियम पदार्थ होते हैं। फ्लाई एश में जब चूना व पानी मिलाया जाता है यानी कैल्शियम मिलाया जाता है तो पोर्टलैंड सीमेंट के समान यौगिक का निर्माण हो जाता है। इसीलिए जो जियो एग्रीगेट इससे बनेगा उसमें सीमेंट की जरूरत नहीं होगी। पोर्टलैंड सीमेंट का एक यौगिक का निर्माण होता है। इसके अलावा फ्लाई एश से सीमेंट के उत्पादन में पोर्टलैंड की अपेक्षा कम पानी और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब जाहिर सी बात है कि देखिए सीमेंट इंडस्ट्री में पानी की काफी खपत होती है। तो जब हम जियो पॉलीमर एग्रीगेट से जो पोर्टलैंड सीमेंट जैसा तत्व बना लेंगे मटेरियल, तो उसमें पानी की भी बचत होगी। और पानी की बचत तो अभी सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि विश्व में कई ऐसे एरिया हैं जो बड़े पैमाने पर वाटर क्राइसिस से गुजर रहे हैं और भारत में भी कई सारा सिटी है जो वाटर क्राइसिस से गुजर रहा है। अतः यह पोर्टलैंड सीमेंट का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यानी कि इसका पहला जो प्रयोग फ्लाई ऐश का होता है वो कहाँ पर होता है, सीमेंट उत्पादन में आप इसका यूज कर सकते हैं फ्लाई ऐश का, सिंपल। और ये भी पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा यूपीएससी का, तो आप उसमें देखिएगा फ्लाई ऐश के अनुप्रयोग के बारे में पूछा गया है। फिर जो है सो मोजाइक टाइल्स व खोखले हल्के ब्लॉक्स के बनाने में किए जाते हैं। दूसरा इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो जो घरों में मोजाइक टाइल्स प्रयोग किए जाते हैं उस मोजाइक टाइल्स में इसका प्रयोग हो सकता है, वहाँ इसका यूज हो सकता है। तीसरा इसका यूज हो सकता है जो हल्के खोखले ब्लॉक्स बनाए जाते हैं उस हल्के खोखले ब्लॉक्स में इसका यूज हो सकता है। फ्लाई ऐश के कंकनों या गोलियों से कंक्रीट के मिश्रण में वैकल्पिक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि फ्लाई ऐश का जो कण होता है इसका भी कण का फ्लाई ऐश के कण का कंक्रीट के मिश्रण में आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि इसका चौथा यूज जो होता है कंक्रीट मिश्रण में होता है एक तरीके से, तो चौथा यूज है। तटबंधों के निर्माण व इंटरलॉकिंग ईंटों के निर्माण में, यानी कि सिंपल जो इसका पांचवा यूज होता है फ्लाई ऐश का वो कहाँ होता है, तटबंध के निर्माण में यूज कर सकते हैं। यानी कि नदी नहर के तटबंध जो होते हैं उसके निर्माण में। छठा इसका यूज कर सकते हैं जो ईंट हम लोग घरों में प्रयोग करते हैं, ईंट निर्माण में इसका उपयोग हो सकता है। सीमेंट में आप जानते हैं। साथ ही साथ सड़क निर्माण, कंक्रीट व ईंट विनिर्माण और निचले इलाकों में खानों के पुनर्भरण। यानी कि सातवां हो गया इसका निर्माण कहाँ पर, सड़क निर्माण में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, सड़क निर्माण में इसका यूज हो सकता है। और आठवां लैंड फिलिंग, यानी कि जो खान होता है खान को भरने में इसका यूज किया जा सकता है। और फिर शीत गृह प्रतिरोधक में प्रयोग के साथ साथ फ्लाई ऐश रिसाव, दरार और पारगम्यता को भी कम करता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है ना, जैसे कि मान लीजिए कहीं पानी की लीकेज हो रहे हैं नहरों में, तालाब में, तो हम इसका रिसाव में यूज कर सकते हैं, रिसाव को ब्लॉक करने, रिसाव को बंद करने में इसका यूज कर सकते हैं। दसवां कहा, शीत गृह प्रतिरोधक, जो कोल्ड वाटर रेसिस्टेंस होता है, कोल्ड वाटर गृह यानी कि कोल्ड, तो शीत गृह प्रतिरोध में हम इसका यूज कर सकते हैं। और 11वां पे इसका यूज कर सकते हैं जो फ्लाई ऐश को यदि मृदा के ऊपर छिड़क दिया जाए तो मृदा में इससे जल ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इस तरह से इस 11 एरिया में आप इसका यूज कर सकते हैं। सीमेंट उत्पादन में, मोज़ेक टाइल्स के उत्पादन में, हल्के ब्लॉक्स के जो खोखले ब्लॉक्स होते उसमें, कंक्रीट मिश्रण में, तटबंध बनाने में, ईंट बनाने में, सड़क निर्माण में, जो खाली खान होता है लैंड फिलिंग में यूज कर सकते हैं, रिसाव को ब्लॉकेज करने में कर सकते हैं, शीत गृह प्रतिरोधक के रूप में, और मृदा के ऊपर इसका छिड़काव करके मृदा के जल ग्रहण करने की क्षमता को इंक्रीज किया जा सकता है। ये एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, देखेंगे कि फ्लाई ऐश का प्रयोग किस किस क्षेत्रों में होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, इसको ध्यान में रखने की आपको जरूरत है। अब है कि फ्लाई ऐश भारत में फ्लाई ऐश की क्या स्थिति है और किस तरीके से
तो भारत में कोयले से चलने वाले बिजली कारखानों द्वारा प्रत्येक वर्ष लगभग 258 MMT मिलियन मीट्रिक टन राख फ्लाई ऐश का उत्पादन होता है। इसमें लगभग 78% राख का उपयोग किया जाता है और शेष राख डाई इकट्ठा रहता है। यानी कि 78% यूज होता है, तो जाहिर सी बात है कि 22% का यूज नहीं, और ये पर्यावरण को प्रदूषित करता होगा। शेष राख का उपयोग करने के लिए एनटीपीसी वैकल्पिक तरीकों पर शोध कर रहा है, जिसमें वर्तमान अनुसंधान परियोजनाएं भी जारी। वर्तमान अनुसंधान का है कि 78% का तो अपने यहाँ यूज कर लिया जाता है, 22% यूज नहीं हो रहा है, तो इसको यूज करने के लिए एनटीपीसी के द्वारा इस पर अनुसंधान किया जा रहा है। और इसी अनुसंधान का एक परिणाम है कि एनटीपीसी के द्वारा जियोपॉलीमर एग्रीगेट का उत्पादन किया गया है। इसी अनुसंधान का परिणाम है कि जियोपॉलीमर एग्रीगेट का उत्पादन किया गया है, ये ध्यान में रखेंगे। फिर है कि अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स के अनुसार फ्लाई ऐश क्लास सी और क्लास एफ प्रकार की होती है। ये थोड़ा सा और डीप पॉइंट हो गया, इसको ध्यान में रखना है। क्लास सी और क्लास एफ, भारत में उत्पादित फ्लाई ऐश मुख्यतः क्लास सी प्रकार का होता है। इसमें कैल्शियम और चूना की मात्रा जो होती है अधिक होती है। ये स्टेटमेंट करके पीटी में आ सकता है कि भारत का जो फ्लाई ऐश है वो फ्लाई सी प्रकार का या एफ प्रकार का होता है, और उसमें किस तत्व की मात्रा अधिक होती है। यूरोपीय देशों में क्लास एफ प्रकार की फ्लाई ऐश पाई जाती है, और क्लास एफ में प्राय 5% से कम कार्बन पाया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारे यहाँ फ्लाई ऐश होता है, तो चूंकि हमारा जो कोयला है, भारत में जो पाया जाने वाला कोयला है जिसे ताप विद्युत संयंत्र, वह अमेरिका या यूरोपीय देश की तुलना में नवीन कोयला है। और नवीन कोयला है तो इसमें CO2 की मात्रा कम होती है, यानी कार्बन की मात्रा, और नमी की मात्रा अधिक होती है। तो जब ऐसे कोयले का दहन होता है तो हानिकारक गैसों का उत्सर्जन अधिक होता है। तो इसीलिए हमारे कोयले के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड अधिक निकलता है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि एफ प्रकार के कोयले पुरातन कोयले हैं, इसमें नमी की मात्रा कम होती है और कार्बन की मात्रा अधिक होती है, और तब इसका दहन होता है तो हानिकारक गैसों का उत्सर्जन कम होता है। हमारे लिए जरूरी है कि यह जो 22% फ्लाई ऐश अभी भी हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, ये यूज हो जाए तो पर्यावरण पर इसके नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है, और इसका हम वैज्ञानिक तौर पर यूज सुनिश्चित कर सकते हैं। अब है फ्लाई ऐश का पर्यावरणीय प्रभाव क्या होता है, तो क्लियर है, बहुत सारा पॉइंट हो चुका है। फ्लाई ऐश में पाई जाने वाली भारी धातु जो हम लोगों ने देखा ऊपर, जैसे कि इसमें निकेल होता है, कैडमियम होता है, आर्सेनिक होता है, क्रोमियम होता है, लेड होता है, प्रकृति में ये क्या करते हैं, विषाक्तन उत्पन्न करते हैं। तो पहला ये क्या करता है, विषाक्तन उत्पन्न करता है, टॉक्सिक उत्पन्न करता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक के द्वारा इसको सेपरेट किया जा सकता है। तो इस पॉइंट को अभी रखते हैं, पहले इसका प्रभाव क्या होता है। फिर फ्लाई ऐश से निकलने वाले विकिरण से अनेक स्वास्थ्य समस्याएं होती है, यानी कि इससे क्या होता है कि फ्लाई ऐश से दूसरी जो बड़ी समस्याएं होती है वो स्वास्थ्य समस्याएं होती है। और स्वास्थ्य समस्याएं होगी क्यों नहीं, क्योंकि फ्लाई ऐश जो कणीय प्रदूषक है, ये वायुमंडल में सस्पेंडेड रहता है। तो ऐसे सस्पेंडेड मटेरियल को हम लोग पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, पीएम कहते हैं, पार्टिकुलेट मैटर। और पार्टिकुलेट मैटर में एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं RSPM कहते हैं। RSPM का अर्थ होता है रेसिपेरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, यानी ऐसा वातावरण का कणीय प्रदूषक जो श्वसन क्रिया के माध्यम से अंदर चला जाता है। और जब श्वसन क्रिया के माध्यम से ये पार्टिकुलेट राख के कण अंदर जाएंगे तो ये किसको किसको प्रभावित करेगा, लंग्स को प्रभावित करेगा, किडनी को प्रभावित करेगा, हृदय ब्लॉकेज करेगा, यानी कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं ये उत्पन्न करता है। फ्लाई के सूक्ष्म कण पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण में अवरोध उत्पन्न करते हैं। अब ये जो फ्लाई के कण होते हैं, ये क्या करते हैं कि वनस्पति के पत्ते पर जम जाते हैं, और जब वनस्पति के पत्ते पर जम जाएंगे तो वनस्पति के पत्तियों के फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता को ये कम कर देगा, और इसकी एक श्रृंखला हो जाएगी। यदि वनस्पतियों के प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता को ये कम कर देगा, तो जाहिर सी बात है कि प्रकाश संश्लेषण में वनस्पति CO2 का उपभोग करती है। तो यदि इनके प्रकाश संश्लेषण की क्षमता कम हो जाएगी तो CO2 का उपभोग क्या होगा, कम होगा। और जब CO2 का उपभोग कम होगा तो इसका अर्थ है कि वातावरण में CO2 की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। और जब वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो इसका परिणाम क्या होगा, ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगा, भूमंडलीय तापन को। तो ये जो फ्लाई ऐश है इस रूप में ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है।
फिर एस डाइकों के टूटने तथा जल के मिश्रण होने से इसकी बड़ी संख्या में जल निकाय प्रदूषित हो जाए। यानी कि इसका अर्थ है कि ऐसा नहर या नदी या जहाँ पर उसके बांध में फ्लाई ऐश का प्रयोग किया गया और यदि वो टूट जाता है तो फिर वो क्या करेगा, जल को प्रदूषित करेगा। और इसमें जो आर्सेनिक क्रोमियम सब होता है, लेड होता है, आप सभी को पता होगा कि जल को प्रदूषित करता है और ऐसे जल का यदि आप सेवन करते हैं तो वो भी किडनी लीवर के लिए आपके लिए हानिकारक होता है। तो फ्लाई ऐश का कई सारा निगेटिव इम्पैक्ट है और इसलिए ये जरूरी है कि इसका यूज हो जाए तो वो ज्यादा बढ़िया है। तो सबसे पहले आपने इस सेक्शन में क्या क्या जाना, हम एक बार फिर से संक्षिप्त में रिपीट कर देते हैं ताकि आपके लिए ज्यादा बढ़िया होगा। सबसे पहला इसमें था कि जो जियोपॉलीमर एग्रीगेट है, तो पहला पॉइंट था इसमें किसके चर्चा में रहने का कारण, चर्चा में रहने का कारण क्या है। तो चर्चा में रहने का कारण आपने समझ लिया क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है जो एनटीपीसी के द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा क्या है कि मुख्य पॉइंट कि जियो पॉलीमर एग्रीगेट क्या है, जियो पॉलीमर एग्रीगेट क्या है। तो जियो पॉलीमर एग्रीगेट क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है और यह एक ऐसा मिश्रण है जिसका प्रयोग करने से आपको भवन निर्माण सामग्री में सीमेंट का उपयोग नहीं करना होगा। तीसरा, जियो पॉलीमर एग्रीगेट जो है इसकी प्राप्ति कैसे की गई है, तो वो प्राप्ति। फिर चौथा आपने देखा कि जो फ्लाई एश है ये क्या है, सबसे पहले तो ये भी कि फ्लाई एश क्या है ये देखा, और ना केवल फ्लाई एश क्या है कि बल्कि फ्लाई एश का स्रोत क्या है ये देखा पांचवें सेक्शन में। फिर छठे सेक्शन आपको याद रखना है कि फ्लाई एश का हम लोग यूज कहाँ कर सकते हैं, और फ्लाई एश का यूज, स्रोत, फ्लाई एश क्या है, ये अपने आप में एक प्रश्न भी है, ये ध्यान में रखेंगे। फिर सातवां, यदि फ्लाई एश का यूज नहीं होता है तो इसका पर्यावरण पर क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, पर्यावरण पर प्रभाव, वो आपने देखा। तो एक कंप्लीट ये पीटी और मेंस का सेक्शन है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। और फ्लाई एश पर कई बार प्रश्न पूछा है, जियो एग्रीगेट पर भी आने वाले समय में पीटी में प्रश्न पूछेगा क्योंकि इस तरह का जब कोई टेक्नोलॉजी रिसर्च में आता है यूपीएससी में वो पूछा जाता है। इस बार आपने देखा था कि सड़क निर्माण से संबंधित एक टेक्नोलॉजी रिसर्च में आया है, भारत में भी वो सड़क बन रहा है, उस पर यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था 2020 के प्रीलिम्स में। तो ये भी नया रिसर्च है, आने वाले वर्षों में किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है गिद्ध कार्य योजना 2025। तो ये भी नवंबर 2020 में काफी चर्चा में और यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम के दृष्टिकोण से बेसिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मेंस में ज्यादा नहीं बनेगा लेकिन प्रीलिम्स के लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण का है। तो चर्चा में क्यों है, सबसे पहले तो 16 नवंबर 2020 को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, यानी कि ये मंत्रालय आपको याद रखना है, जो हम अंडरलाइन करते जाते हैं वो आप समझेंगे एक तरीके के पीटी के प्रश्न बन रहे हैं। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो गिद्ध कार्य योजना है कब शुरू किया गया है, तो 16 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया। ये यूपी पीसीएस इस तरीके का प्रश्न पूछता है। किस मंत्रालय के द्वारा, तो केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। मंत्री ने देश में गिद्ध संरक्षण के लिए गिद्ध कार्य योजना 2020 से 25 की शुरुआत की है। तो 2 पीटी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर बन रहा है, किस मंत्रालय के द्वारा और किस डेट को। प्रमुख बिंदु क्या है कि पिछले वर्षों में गिद्धों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई है। कुछ प्रजातियों में यह गिरावट 90% तक देखी गई है। भारत 1990 के दशक के बाद दुनिया में पक्षियों की आबादी में सबसे अधिक गिरावट वाले देशों में एक हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि 1990 यानी 3 दशक से हमारे यहाँ पक्षियों की आबादी में काफी गिरावट आई है। हालांकि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वर्ष 2006 से गिद्ध संरक्षण के लिए परियोजना चला रहा है, यानी कि वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है 2006 से चल रहा है। ये मस्ट वीवीआई है पीटी के लिए, इसको याद रखेंगे कि गिद्ध कार्य संरक्षण योजना कब से चल रहा है, तो गिद्ध संरक्षण योजना 2006 से। गिद्धों के लिए एक संरक्षण परियोजना, किंतु अब इस परियोजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है, यानी 5 वर्ष का जो नया टारगेट है, ये जो गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2006 में चलाया गया था उसी का भाग है, इसी रूप में आपको समझना है। ना के अब ये जो कार्य योजना है इसके तहत ना केवल उनकी संख्या में गिरावट को रोकना है, बल्कि भारत में गिद्धों की संख्या को सक्रिय रूप से बढ़ाना है, यानी कि संख्या में गिरावट को रोकना और संख्या को बढ़ाना है।
भारत में गिद्ध की 9 रजिस्टर्ड प्रजाति है। तो गिद्ध की जो 9 रजिस्टर्ड प्रजाति है वो कौन कौन सा है? तो एक ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड है, दूसरा हिमालयन वल्चर है, तीसरा बियर्ड गिद्ध है, चौथा लॉन्ग बिल्ड है, पांचवा रेड हेडेड है, छठा सिनेरियस है, सातवां स्लेंडर बिल्ड है, आठवां इजिप्टियन है और नौवां यूरेशियन ग्रिफिन है। ये 9 प्रकार के गिद्धों की प्रजाति भारत में पाई जाती है और ये तो सबसे मस्त वीवीआई है। ये पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन गिद्ध की प्रजाति है, नहीं है, भारत में कितने प्रकार का पाया जाता है। तो ये यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए सबसे ज्यादा है। तो इस पेज से एक किस मंत्रालय के द्वारा किस डेट को सबसे पहले कब शुरू हुआ था, ये याद रखना है। और ये जो 9 अभिलेखित प्रजातियां हैं इसको याद रखना है ताकि आपके प्रीलिम्स के लिए एक प्रश्न आप कंप्लीट कर सकें। फिर क्या है कि वर्ष 1990 से 2007 के बीच, यानी कि 90 यानी 17 वर्षों के बीच गंभीर रूप से संकटग्रस्त क्रिटिकली इंडेंजर 3 प्रजातियों यानी 9 में से 3 प्रजातियों ओरिएंटल व्हाइट बैक, फिर लॉन्ग बिल्ड और स्लेंडर बिल्ड की संख्या में 99% तक की गिरावट आ गई है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये जो 3 है क्रिटिकली इंडेंजर हो चुके हैं और 99% तक इनकी आबादी समाप्त हो चुकी है। फिर जो चौथा है रेड हेडेड गिद्ध है, भी गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर है और इनकी संख्या में 91% तक की गिरावट आई है। जबकि इजिप्टियन गिद्ध जो 9 गिद्धों में से एक है श्रेणी का, इजिप्टियन गिद्ध की संख्या में भी 80% तक की गिरावट आई है। इजिप्टियन गिद्ध को संकटग्रस्त श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है, जबकि हिमालयन, बियर्ड और सिनेरियन गिद्धों को निकट संकटग्रस्त नियर थ्रेटन्ड में शामिल। यानी कि जो इजिप्टियन गिद्ध है ये भी संकटग्रस्त श्रेणी में है। तो इसमें से आप देखिए कौन कौन सा संकटग्रस्त श्रेणी में हो गया। तो ये एक पीटी का फॉर्मेट के रूप में बन जाएगा कि संकटग्रस्त श्रेणी में कौन कौन है। तो संकटग्रस्त श्रेणी में आप देख रहे हैं कौन कौन है। एक आपका है ओरिएंटल व्हाइट बैक, दूसरा है लॉन्ग बिल्ड और तीसरा सिलेंडर बिल्ड, चौथा रेड हेडेड गिद्ध, ये भी संकटग्रस्त। और फिर जो इजिप्टियन गिद्ध है ये भी। तो 5 गिद्ध जो है वो संकटग्रस्त श्रेणी में है 9 में से। और हिमालयन, बियर्ड और सिनेरियस गिद्ध को भी निकट यानी कि वो थ्रेटेंड है, अभी नहीं है लेकिन निकट भविष्य में हो सकता है। तो यहाँ पर एक चीज आप जान लेंगे तो इस थ्रेटेंड नियर थ्रेटेंड सबको आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक आपको इसी टॉपिक से मिलता जुलता है एक इंटरनेशनल संगठन है जिसको कहते हैं IUCN कहते हैं। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। 1948 में यह स्थापित हुआ और स्विट्जरलैंड में इसका जो है मुख्यालय है। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ये जो IUCN है ये विश्व के पर्यावरणीय संगठनों और यूएन के पर्यावरणीय संगठनों के साथ मिलकर फ्लोरा और फौना के संरक्षण के लिए कार्य करती है। फ्लोरा और फौना फौना के संरक्षण के लिए कार्य करती है, यानी पादप और जंतु के लिए। और इनके संरक्षण के उद्देश्य से यह एक रेड डाटा लिस्ट प्रकाशित करती है। रेड डाटा या रेड डाटा लिस्ट। इस रेड डाटा लिस्ट में प्रजातियों को कई श्रेणियों में रखा जाता है। तो इसमें एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं सामान्य प्रजाति कहते हैं, एक होता है सामान्य प्रजाति। दूसरा इसमें होता है जिसको हम लोग कहते हैं संकटग्रस्त प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजाति होता है। तीसरा इसमें एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं सुभेद्य प्रजाति, वेनरेबल स्पीसीज होता है। चौथा इसमें एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं विरल प्रजाति, रेयर स्पीसीज होता है। फिर पांचवा इसमें एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्थानिक प्रजाति, इंडेमिक स्पीसीज होता है। और फिर एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं विलुप्त या एक्सटिंक्ट प्रजाति कहते हैं। इस तरीके से वर्गीकरण होता है। IUCN का जो ये लिस्ट है इसमें सामान्य प्रजाति में उसको रखा जाता है जिसकी संख्या अभी इतनी है जो जीने के लिए पर्याप्त है और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का संकट नहीं है, वो सामान्य फ्लोरा और फौना होता है। संकटग्रस्त प्रजाति होता है कि जो जिसके अस्तित्व पर वर्तमान में संकट है, वो संकटग्रस्त और क्रिटिकली इंडेंजर का है, जो अभी क्रिटिकल स्थिति में वो निकट भविष्य में समाप्त हो सकता है। तो इसी में भारत का 5 जो है ना, यही जो संकटग्रस्त और क्रिटिकली इंडेंजर है, भारत का 5 है। ओरिएंटल व्हाइट बैक है,
लॉन्ग बिल्ड है, सिलेंडर बिल्ड है, रेड हेडेड गिद्ध है, फिर इजिप्टियन गिद्ध है, ये सभी संकटग्रस्त है। सुभेद्य होता है जिसको आप नियर थ्रेटेंड भी कह सकते हैं एक तरीके से, कि अभी ये ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी कोई खतरा की स्थिति नहीं है, लेकिन यदि इनके संरक्षण के प्रयास नहीं किए गए तो निकट भविष्य में ये भी संकटग्रस्त हो जाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नियर थ्रेटेंड स्पीशीज। तो ये होता है। विरल होता है जो देश में कहीं कहीं पर मिलता है, वो विरल। स्थानिक प्रजाति जो एक ही भौगोलिक प्रदेश में मिलता है, उस भौगोलिक प्रदेश से बाहर वो कहीं नहीं मिलेगा, उसको हम लोग इंडेमिक प्रजाति, स्थानिक प्रजाति कहते हैं। और विलुप्त प्रजाति होता है जो पहले थे अब नहीं है, जो विलुप्त कर गया वो हो गया। तो IUCN का ये जो रेड डाटा लिस्ट होता है इसमें, और रेड डाटा लिस्ट में क्या होता है कि जो जीव क्रिटिकली इंडेंजर होता है, जैसे कि आप मान लीजिए ओरिएंटल व्हाइट बैक है, लॉन्ग बिल्ड सिलेंडर है, सिलेंडर बिल्डर है, तो जो क्रिटिकली इंडेंजर स्पीशीज होता है उसको पिंक पेज पर दर्शाया जाता है। किस पेज पर? पिंक पेज पर। ये कभी कभी पूछा जाता है किस पेज पर। और जब किसी फ्लोरा और फौना का संरक्षण किया जाता है और संरक्षण के प्रयासों के तहत उसकी संख्या बढ़ जाती है, तो फिर से उसको क्या किया जाता है? ग्रीन पेज पर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो जो जीव ग्रीन पेज पर आ जाता है या पहले से है, इसका अर्थ है कि उसके ऊपर कोई संकट की स्थिति अब नहीं है। लेकिन जो पिंक पेज पर है वो क्रिटिकली इंडेंजर की श्रेणी में माना जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। अब ये जो गिद्ध है, भारत में गिद्धों की आबादी के कमी का कारण क्या है, तो ये आप ध्यान से देखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यूपीएससी में पूछा भी है। गिद्धों की आबादी की कमी के बारे में जानकारी 90 के दशक में सुर्खियों में आई। वर्ष 2004 में इस गिरावट का कारण डिक्लोफिनेक बताया गया। ठीक ना, ये डिक्लोफिनेक क्या है ये आगे क्लियर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट VVI है गिद्धों के गिरावट का कारण। बताया गया जो पशुओं के शव को खाते समय गिद्धों के शरीर में पहुंचता है। पशु चिकित्सा में प्रयोग की जाने वाली डिक्लोफिनेक को वर्ष 2006 में प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसका प्रयोग मुख्यतः बुखार, सूजन, उत्तेजना की समस्या के निदान के लिए किया जाता है। डिक्लोफिनेक दवा जैव संचयन से गिद्धों के गुर्दे, किडनी को काम करना बंद कर देते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती थी। अब जैसे जैव सांद्रण क्या है, यह भी आपको हम बताएंगे किस तरीके से होता है। डिक्लोफिनेक दवा गिद्धों के लिए प्राणघातक साबित हुई और डिक्लोफिनेक से प्रभावित जानवरों के शव में 0.4 से 0.7% हिस्सा गिद्धों की आबादी के 99% को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका सूक्ष्म अंश जो डिक्लोफिनेक का है वो गिद्धों के पूरी आबादी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। तो सबसे पहले इसमें जो डिक्लोफिनेक होता है ये आपका क्लियर है कि एक प्रकार का रसायन है, जो बेसिकली क्या होता है ना, पीड़ानाशी यानी दर्द निवारक के रूप में यूज किया जाता है पशुओं के बुखार इलाज में। और ये होता क्या है कि जब पशुओं के इलाज में डिक्लोफिनेक यूज किया जाता है तो पशु की मृत्यु के बाद क्या होता है कि ये डिक्लोफिनेक पशु के शरीर में विषाक्तन पैदा कर देता है। ये दवा पशु के शरीर में विषाक्तन करता है और यही विषयुक्त मांस जो भी खाएगा उसका उस पर प्रभाव तो पड़ेगा। तो इसको दो श्रेणी में आपको बताते हैं कि ये जो विषयुक्त मांस गिद्ध खाता है, तो गिद्ध के शरीर में पॉइजनिंग होती है और इस पॉइजनिंग के कारण क्या होता है कि उसका जो किडनी होता है वह खराब हो जाता है और किडनी खराब होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और दूसरा ऐसे होता क्या है कि पहले होता था कि गांव समय ऐसे पशु की मृत्यु के बाद उसे खुले में छोड़ दिया जाता था, वो विषयुक्त मांस क्या होता था, कुत्ता खाता था। और ऐसे कुत्ते भी क्या हो जाते थे, धीरे धीरे पागल हो जाते थे। और ये पागल कुत्ते जब आदमी को काटता था तो आदमी को रेबीज की बीमारी काफी अधिक होती थी। तो पहले आज से 15-20 साल पहले आप देखते होंगे जब पशु की मृत्यु होती थी उसे खुले ही छोड़ दिया जाता था, कुत्ता खाता था। और वो जो पागल कुत्ता इंसान को काटता था तो इंसान को भी रेबीज बीमारी। आज से 15-20 साल पहले गांव में ये बड़े पैमाने पर होता था, ये ध्यान में रखेंगे। तो ये इसका। और गिद्ध जो होता है ना, प्राकृतिक पर्यावरण में इसका रहना बड़ा ही महत्व का है, क्योंकि गिद्ध को प्राकृतिक अपमार्जक की श्रेणी में रखा जाता है। प्राकृतिक अपमार्जक किसको कहा जाता है? अपमार्जक जिसको एक तरीके से आप डिटर्जेंट कहते हैं, जो सफाई का काम करता है। तो प्राकृतिक अपमार्जक क्यों कहते हैं कि ये मरे सड़े गले मृतोपजीवी से अपना भोजन ग्रहण करता है। और जाहिर सी बात है कि इसे ग्रहण करेगा तो प्रकृति का शुद्धिकरण होगा, क्योंकि वही पशु सबका जो मल जल मरा हुआ तो पानी में जाएगा, पानी प्रदूषित होगा, मृदा प्रदूषित होगा, वातावरण को प्रदूषित करता है।
और ये उसको खा के प्रकृति को शुद्ध करता है, इसलिए इसका रहना जरूरी है। प्राकृतिक अपमार्जक की श्रेणी में ये आता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अब एक जैव संचयन या जैव आवर्धन क्या होता है, इसको भी आप देख लीजिए तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया होगा, समझ जाएंगे कैसे ये क्या करता है। तो जो जैव संचयन होता है या इसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव आवर्धन भी कहते हैं। जैव संचयन या जैव आवर्धन को जैव सांद्रण भी कहते हैं। तो जैव संचयन या जैव आवर्धन होता है कि जब किसी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के माध्यम से विषाक्तन पदार्थ का किसी भी पोषण स्तर पर प्रवेश हो जाता है, तो जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विषाक्तन की मात्रा भी बढ़ते जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो टॉप लेवल का प्राणी होगा, जो टॉप लेवल के न्यूट्रिएंट लेवल पर होगा पोषण स्तर पर, उसमें विषाक्तन की मात्रा सबसे अधिक होती जाएगी। तो जैसे एक सिंपल सा खाद्य श्रृंखला का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि एक घास का मैदान है और इस घास के मैदान की जो खाद्य श्रृंखला बनती है वो क्या होगा, तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो उत्पादक होता है वो हरे पौधे होते हैं। तो यहाँ का हरा पौधा कौन है, घास है। एक तरीके से मान लीजिए यहाँ के जो हरे घास हैं वो यहाँ के क्या है, उत्पादक हैं। इस हरे घास को आहार के रूप में ग्रहण करने वाला कुछ होता है कीट, जिसको हम लोग शाक भक्षी कीट कहते हैं। शाक भक्षी कीट यानी ऐसा कीट जो खरपतवार खाकर अपना जीवन व्यतीत करता है। इस शाक भक्षी कीट से आहार ग्रहण करने वाला यहाँ पर होता है, उसको हम लोग कहेंगे मेढक। मेढक करता है। मेढक को आहार के रूप में ग्रहण करने वाला यहाँ पर सांप हो सकता है, और सांप को आहार के रूप में ग्रहण करने वाला यहाँ पर बाज या मोर हो सकता है। तो ये जो है ना घास के मैदान का खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन है। फूड चेन होता है जब किसी प्राकृतिक पर्यावरण में ऊर्जा और रासायनिक पदार्थ का संचार सीधे चैनल से होता है, तो वो खाद्य श्रृंखला है। अब इसमें कहीं पर पॉइजनिंग का प्रवेश हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि मेढक है, मेढक ने कुछ ऐसा खा लिया है जो विषाक्तन वाला मटेरियल था। मान लीजिए कि इसने विषाक्तन वाला मटेरियल खा लिया, तो जाहिर सी बात है कि विषाक्तन वाला खा लिया तो ये मर जाएगा। अब इस विषाक्तन वाले मेढक को यदि सांप खाएगा तो सांप मर जाएगा, और इस मरे हुए सांप को यदि बाज या मोर खाएगा तो ये भी मर जाएगा। और जैसे मैंने पहले बताया कि हर एक ट्रॉपिक लेवल पर इसकी मात्रा बढ़ते जाती है, तो मेढक से विषाक्तन प्रवेश किया है, यहाँ पर इसकी मात्रा कम होगी, इसकी अधिक मात्रा हो जाएगी सांप के पास, और सांप से भी अधिक विषाक्तन की मात्रा हो जाएगी बाज या मोर के पास। तो इसको जैव आवर्धन या जैव सांद्रण कहते हैं। वो डिक्लेफिनॉक पशु से गिद्ध में और गिद्ध की मृत्यु, और उस मरे हुए गिद्ध को भी जो पक्षी खाएगा वह भी मर जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर के ट्रॉपिक लेवल पर विषाक्तन की मात्रा और बढ़ते जाती है, इंक्रीज करते जाती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव सांद्रण कहते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट है कि भारत में गिद्ध के संदर्भ में जो प्रमुख बिंदु है क्या क्या है। तो वर्तमान में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र में गिद्धों की 3 प्रजातियों, जैसे व्हाइट बैक्ड, दूसरा लॉन्ग बिल्ड और तीसरा स्लेंडर बिल्ड का संरक्षण किया जा रहा है, क्योंकि ये तीनों क्रिटिकली इंडेंजर की श्रेणी में शामिल है। तो इन तीनों के संरक्षण और प्रजनन पर फोकस किया जा रहा है, ये ध्यान में रखेंगे। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना उस निर्णायक समय में की गई जब गिद्ध की संख्या 99% तक गिरावट आ चुकी थी, 1997 से लेके आपने देखा आगे तक। इस समय देश में 9 गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र हैं, ये याद रखने की जरूरत है, पूछा जा सकता है। संरक्षण और प्रजनन केंद्र जिसमें से 3 है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित किया जाता है। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी पर भी प्रश्न आता है, आया हुआ, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्देश्य न केवल गिद्धों की देखभाल करना व उनका संरक्षण करना है, बल्कि जंगली क्षेत्रों में भी छोड़ना है, यानी कि उनके संख्या को बढ़ाकर उसका संरक्षण कर उनको उनके प्राकृतिक वास में। फिर 5वां पॉइंट है कि इन केंद्रों का पहला उद्देश्य गिद्धों की लुप्तप्राय 3 प्रजातियों में से प्रत्येक से सैकड़ों की संख्या में गिद्ध के जोड़े पैदा करना, यानी कि ये जो 3 प्रजातियां हैं इसी से संबंधित है ये पॉइंट। फिर भारत के संरक्षण प्रयासों का मुख्य फोकस IUCN की गंभीर संकटग्रस्त सूची में शामिल
गिद्धों की 3 प्रजातियां हैं, कौन कौन है? जैसे पहले बताया कि व्हाइट बैक्ड वल्चर है, सिलेंडर है और लॉन्ग बल्ड बिल्डर है। ये जो 3 है क्रिटिकली इंडेंजर IUCN, जो अभी मैंने आपको बताया IUCN के लिस्ट में शामिल है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में पाई जाने वाली 9 गिद्ध की प्रजातियों में से कौन सी गिद्ध की प्रजाति IUCN के क्रिटिकली इंडेंजर लिस्ट में शामिल है। तो फिर ये 3 आपको स्मरण में रहने चाहिए और ये प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र, तो गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का संयुक्त कार्यक्रम है। ये भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में जो गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र है वो किसके द्वारा प्रशासित किया जा रहा है? तो हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा किया जा रहा है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र को वर्ष 2001 में स्थापित किया गया था, यानी ये ध्यान रखेंगे, और गिद्ध देखभाल केंद्र के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये वर्ष एक स्टेट PCS के दृष्टिकोण से याद रखने की जरूरत है और ये तो आपको UPSC में भी स्टेटमेंट करके आ सकता है। यह कार्यक्रम सफल रहा है और गंभीर रूप से संकटग्रस्त 3 प्रजातियों को पहली बार संरक्षण हेतु यहाँ रखा गया था। इसके तहत 8 केंद्र स्थापित किए गए, यानी कि ये जो 3 संकटग्रस्त हैं इनके संरक्षण के लिए 8 केंद्र स्थापित किए गए हैं। और जो रेड हेडेड एवं इजिप्टियन गिद्ध है उनके संरक्षण के लिए भी ये लोग क्या है, कुछ नियर इजिप्टियन गिद्ध भी क्रिटिकल इंडेंजर है, आपने देखा है। इनके भी संरक्षण के लिए परियोजनाएं शुरू की गई है, ये ध्यान में रखना है। गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र क्या होता है? तो ये आप एक स्टेटमेंट करके इस पर PT में प्रश्न आ सकता है कि गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र के बारे में सही गलत के बारे में आप हमें बताएं। तो गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र कार्यक्रम को देश के उन 8 अलग अलग स्थानों पर लागू किया जा रहा है जहां गिद्ध की आबादी विद्यमान है। तो यह एक प्रकार के ऐसे एरिया पर फोकस कर रहा है यह कार्यक्रम जहां पर भारत में गिद्ध की आबादी पाई जाती है, ये ध्यान में रखेंगे। गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र में डिक्लेफिनॉक की न्यूनतम उपयोग सुनिश्चित करने का गिद्ध की आबादी को सुरक्षित करने का प्रयास किया जाता है, यानी कि ऐसे क्षेत्रों में डिक्लोफेनेक का यूज ना हो, यह भी प्रयास किया जाएगा। और फिर है कि किसी क्षेत्र को गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र तब घोषित किया जाता है जब लगातार 2 वर्षों तक अंडर कवर फार्मेसी एवं मवेशी सब सर्वेक्षण में कोई जहरीली दवा नहीं पाई जाती है और गिद्धों की आबादी स्थिर हो तथा घट नहीं रही हो। यानी कि जो गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र है वह उसका क्या पेरीमीटर है? तो इसका पेरीमीटर है कि वहां पर डिक्लोफेनेक न्यूनतम स्तर पर, वैसे भारत में पाबंदी है, नहीं यूज हो रहा हो, पहला। दूसरा, लगातार 2 वर्षों तक अंडर कवर फार्मेसी और मवेशी सब संरक्षण में कोई जहरीली दवा का प्रयोग नहीं हुआ हो, और फिर गिद्धों की आबादी स्थिर हो, घट नहीं रही हो, तो उसको गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र कार्यक्रम का हिस्सा माना जाता है, जो भारत में 8 स्थानों पर चलाया जा रहा है। गिद्ध कार्य योजना 2020-25 का उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य पशु चिकित्सा संबंधी नॉस्टेरियड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की बिक्री का विनिमय करना है, यानी कि ये जो पशु चिकित्सा में दवा यूज किया जाता है इसका विनिमयन करना है, यानी कि इसका अर्थ है कि यह गलत उद्देश्यों से ना हो, पशुओं को इससे हानि ना हो, पशुओं की हानि ना हो, ये इसका मूल फोकस है। और साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि पशुधन का इलाज केवल योग्य पशु चिकित्सकों के द्वारा ही हो, क्योंकि यदि योग्य पशु चिकित्सक के द्वारा होगा तो दवा का यूज कम से कम होगा और सही और वैज्ञानिक तरीके पर होगा, वैसे इसका प्रयोग नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको इसको ध्यान में रखने की जरूरत है और UPSC के प्रीलिम्स के लिए ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है जिसको आपको याद रखने की जरूरत है। तो और छोटे छोटे टॉपिक है उसमें क्या है? तो ये जो गिद्ध में मौजूद नेसेट्स की परीक्षण करने और नए दवा को विकसित करने की योजना बनाई गई है ताकि गिद्ध का इसका प्रभाव न पड़े। और उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु से प्राप्त नमूने और सूचनाओं के आधार पर गिद्ध संरक्षण केंद्र के साथ साथ देश भर में अतिरिक्त संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की भी योजना है। उत्तर भारत में पिंजौर, हरियाणा, मध्य भारत में भोपाल और पूर्वोत्तर में गुवाहाटी और दक्षिण भारत में हैदराबाद जैसे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र 4 बचाव केंद्र प्रस्तावित हैं। यानी ये 4 जो केंद्र हैं ये गिद्ध संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित हो रहे हैं।
जिसमें हरियाणा का जो पिंजौर है ये बहुत पहले से ही गिद्ध संरक्षण के रूप में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है मलय विशालकाय गिलहरी। ये भी काफी रिसेंट में चर्चा में, नवंबर महीने में। तो यह भी यूपीएससी के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्यों चर्चा में था, क्या है ये, किस तरीके की चीजें हैं, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। तो चर्चा में क्या है कि हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये तो एक संगठन है, इसका क्या कार्य है ये भी आ जाएगा, लेकिन आप याद रखेंगे बीबीआई है ये। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने तरह के एक पहले अध्ययन में यह अनुमान लगाया है कि वर्ष 2050 तक, ये भी एक लैंडमार्क वर्ष दिख रहा है, इसको भी याद रखेंगे, बीबीआई है। 2050 तक भारत में मलय विशालकाय गिलहरी, मलायन जैंट स्क्वैरल की संख्या 90% तक कम हो सकती है, और यदि इनके संरक्षण हेतु तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो उस समय तक ये विलुप्त हो सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट तो निकल कर आ गया कि यह किसके द्वारा किया गया है सर्वेक्षण, तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जो है वो। और कब तक का इसने आंकड़ा लगाया है कि 2050 तक यदि इसके संरक्षण का प्रयास नहीं किया गया बेहतर तरीके से, इतने वर्ष तक इसकी संख्या लगभग समाप्त हो जाएगी। फिर कि वर्ष 2016 में, सॉरी 1916 में, ये भी एक लैंडमार्क वर्ष स्थापित भारतीय प्राणी सर्वेक्षण पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है, यानी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग आएगा यहाँ पे। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और भारतीय प्राणी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण किस मंत्रालय का अधीन काम करता है, तो वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार। इस लाइन में 2 पीटी का पॉइंट है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्थापित कब हुआ, 1916 में। किस मंत्रालय का अधीन करता है, तो वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो कोलकाता में। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद रखना है। इस पेज लाइन से 3 पीटी का जो स्टेटमेंट कर भी किया जा सकता है, इंडिपेंडेंट रूप से कब स्थापित हुआ, 1916 में। किस मंत्रालय का अधीन काम करता है, तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का अधीन। मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में। यह देश की समृद्ध प्राणी विविधता के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने तथा अग्रणी सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में काम करता है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। अब ये जो विशाल मलय विशाल गिलहरी है, तो इसमें प्रमुख बिंदु क्या है, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है रतुफा बाइकलर, इसका वैज्ञानिक नाम है, ये याद रखेंगे, पूछा जा सकता है स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में टिपिकल तो नहीं, बट स्टेट पीसी में। विशेषता इसकी क्या है, तो यह विश्व की सबसे बड़ी गिलहरी प्रजातियों में से एक है, जिसके शरीर का ऊपरी भाग गहरे रंग का, निचला भाग हल्के रंग का और पूंछ लंबी होती है। तो ये यूपीएससी में स्टेटमेंट करके पूछा जा सकता है कि मलय विशालकाय गिलहरी के बारे में सही क्या है या गलत क्या है, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट डाल के, ये आप बताइए। तो ये इसकी विशेषता है। दूसरा क्या है कि रात्रिचर उड़ने वाली गिलहरी के विपरीत मलय गिलहरी दिन में सक्रिय रहती है, लेकिन वृक्षवासी और उड़ने वाली गिलहरी की तरह शाकाहारी होती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में एक पीटी का प्रश्न है, सही गलत करके पूछा जा सकता है कि गिलहरी अन्य जो रात्रिचर उड़ने वाले होते हैं, इसका जो अपना काम होता है कब होता है, सक्रिय दिन में होते हैं, ड्यूरेनल है ये। तो ये भी एक सही गलत करके दोनों स्टेटमेंट में आ सकता है कि क्या सही है क्या गलत है, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। फिर जो नेक्स्ट सेक्शन है कि भारत में जो 3 विशालकाय गिलहरी की प्रजातियां पाई जाती है वो कौन कौन है, एक है मलय विशालकाय गिलहरी, दूसरा है भारतीय विशालकाय गिलहरी, और तीसरा है विशालकाय सफेद भूरे बालों वाली गिलहरी। ये 3 प्रमुख गिलहरी की प्रजाति है जो भारत में पाई जाती है। तो इसको पीटी के हिसाब से ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये पूछा जा सकता है कि कौन इसमें है कौन सी नहीं है भारत में, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इसमें है कि इसका आवास कैसा है, किस प्राकृतिक प्रदेश का यह प्राणी है मलय विशालकाय गिलहरी। तो यहाँ से भी स्टेटमेंट करके पीटी में आ सकता है सही गलत करके।
तो यह अधिकांशतः सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनों के मैदानी इलाकों और समुद्र तल से 50 मीटर से 1500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। तो ये अपने आप में एक स्टेटमेंट हो गया और प्रश्न हो गया कि किस तरीके के क्लाइमेट में पाया जाता है। तो यह भी एक स्टेटमेंट पीटी के लिए। वैश्विक स्तर पर यह दक्षिण चीन, फिर थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, बर्मा, मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा और जावा में पाई जाती है। यानी कुल मिलाकर देखेंगे तो यह लाइन ये कहता है, यह जो मलय विशालकाय गिलहरी है ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में पाया जाता है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में। और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में पाए जाने का अर्थ है कि इसमें मूल रूप से आसियान देश आते हैं, आसियान संगठन वाले देश में पाए जाते हैं। दक्षिण चीन में है लेकिन मूल रूप से ऑल ओवर कंट्री देखेंगे तो यही है। भारत में यह गिलहरी पूर्वोत्तर के जंगलों में पाई जाती है। वर्तमान में यह पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल, मेघालय तथा नागालैंड के हिस्सों में पाई जाती है। तो भारत में ये कहाँ पर पाया जाता है ये भी ध्यान में रखना है। और भारत में ये यही एरिया है जहाँ पर सदाबहार अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं, जहाँ पर ये मिलता है। एशिया के लगभग 1.84 लाख वर्ग किलोमीटर गिलहरी रेंज का है। रेंज का लगभग 8.56% भारत में, यानी कि एशिया में गिलहरी रेंज का अर्थ है कि जो पूरे नेचुरल क्लाइमेट में जहाँ पर वो पाए जाता है, तो इतना क्षेत्र है गिलहरी रेंज का एशिया में, जिसका 8.5% भाग भारत में है। ये ध्यान में रखना है। फिर जो नेक्स्ट है इसमें कि महत्व क्या है, तो इसे वन स्वास्थ्य संकेतक प्रजाति माना जाता है। इसका अर्थ है कि यदि यह गिलहरी उपलब्ध है वन में, इसका अर्थ है कि वन सही अवस्था में वन स्वास्थ्य संकेतक प्रजाति इंडिकेटक प्रजाति के रूप में माना जाता है। एक संकेतक प्रजाति पारिस्थितिक तंत्र की समग्र स्थिति और उस पारिस्थितिकी तंत्र में निवास करने वाले अन्य प्रजातियों के बारे में जानकारी करती है। संकेतक प्रजाति पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ साथ सामुदायिक संरचना और पहलुओं की गुणवत्ता और परिवर्तनों को भी दर्शाती है। बिल्कुल इसमें क्या है कि जो संकेतक प्रजाति है, जैसे कि मान लीजिए कि मलय विशालकाय गिलहरी जिस प्रकार के वन में पाया जाता है और यदि उस वन में उसकी संख्या पर्याप्त रूप से है, तो जाहिर सी बात है कि वो नेचुरल क्लाइमेट सही है और इसलिए वहां पर गिलहरी पाया जाता है। दैट्स वाई इसको इंडिकेटर स्पीशीज कहते हैं। और जो इसका प्राकृतिक आवास है, धीरे धीरे उसकी संख्या वहां पर कम हो रही है, तो इसका अर्थ है कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहे हैं उस क्षेत्र में, जिसके कारण इसकी संख्या कम हो रही है। और यह है तो इसका अर्थ है कि इसके ऊपर रहने वाला, इसके नीचे जो खाद्य श्रृंखला आपने देखा था, तो सामुदायिक जो जीवन होता है वह भी वहां पर होगा, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तो एक वन इंडिकेटर स्पीशीज है, ये भी महत्व है। खतरा किन किन चीजों से है, तो विशाल की अध्ययन के अनुसार जो निर्वनीकरण या वनोन्मूलन है, डिफॉरेस्टेशन कहेंगे, वनों का विखंडन है यानी फ्रेगमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट है, फसलों का अत्यधिक संवर्धन यानी उर्वरक और कीटनाशी का प्रयोग करते हैं वो, वनों से प्राप्त खाद्यों की आवश्यकता से अधिक दोहन, अवैध व्यापार, उपयोग के लिए शिकार के चलते इसकी संख्या कम हो रही है। ये जो पैराग्राफ है ये पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न आ सकता है कि भारत में जो विशाल मलय गिलहरी है इसकी संख्या क्यों कम हो रही है। और पहला आपने देख लिया कि जो डिफॉरेस्टेशन है, जो विभिन्न कारणों से भारत में निर्वनीकरण हो रहा है, चाहे वो औद्योगिकरण से हो, चाहे शहरीकरण से हो, चाहे कृषि के विस्तार से हो, चाहे जनसंख्या बढ़ने के लिए आवास के निर्माण से हो, चाहे खनन कार्यों से हो, चाहे अति पशुचारण से हो, चाहे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से हो, तो निर्वनीकरण इसका एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, वनों का जो विनाश है या वनों का विखंडन, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का अर्थ होता है कि जो घने वन है वो धीरे धीरे विरल वन में यूज, तो मानव यूज करता है वो। दूसरा, वनों का विखंडन। तीसरा है कि जो कीटनाशी और उर्वरक का हम लोग यूज करते हैं वो भी इसके लिए हानिकारक है। कीटनाशी और उर्वरक, फर्टिलाइजर और जो पेस्टिसाइड है वो। फिर जो खाद्य सामग्री प्राप्त करने के लिए हम लोग वनों का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं वो। पांचवा हो जाएगा कि इसका अवैध व्यापार होता है, क्योंकि इसका औषधीय महत्व है। अवैध व्यापार और जो शिकार होता है अवैध तरीके से शिकार, वो इसके संख्या के कम होने का कारण है। तो ये मोस्ट भी आई है, इसको याद रखना है। पूर्वोत्तर के कई इलाकों में होने वाली
स्लो एंड बर्न, झूम स्लैश एंड बर्न, झूम की कृषि इसके आवास विखंडन के लिए, यानी कि जो वनों का विखंडन है पूर्वोत्तर भारत में वो किसके कारण हो रहा है? तो जैसे मैंने पहले ही बताया था, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, स्लैश बर्न झूम, यहाँ पर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को कहा जाता है, जो एक प्रकार की ट्राइबल एग्रीकल्चर है। आवासीय क्षति के कारण वर्ष 2050 तक भारत में मलय विशालकाय गिलहरी की आबादी केवल दक्षिण सिक्किम तथा उत्तरी बंगाल तक सीमित हो सकती है। यानी कि जो आपने देखा है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में कई राज्यों का नाम बताया जहां पर यह है, लेकिन यदि इसके संरक्षण के प्रयास नहीं किए गए तो धीरे धीरे 2050 तक ये विलुप्त हो जाएगा और केवल दक्षिण सिक्किम और उत्तरी बंगाल के कुछ क्षेत्रों में यह रह जाएगा। भारत में इस गिलहरी के मूल क्षेत्र का केवल 43.38% हिस्सा ही इसके अनुकूल है और आशंका है कि 2050 तक केवल 2.94% क्षेत्र इसके आवास के लिए शेष रह जाएगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अभी 43.38% आवास क्षेत्र है जिसके अनुकूल है, और इतने वर्षों में यानी आने वाले 30 वर्षों में यदि इसके संरक्षण के प्रयास नहीं किए गए तो इसका लगभग 40% जो आवास का एरिया है वो समाप्त हो जाएगा। पिछले दशक में भारत में गिलहरी की आबादी में 30% की गिरावट आई है। इसका अर्थ है कि 2010 से लेके 2030 तक की अवधि, 2020 तक की जो अवधि ये चल रही है, डिकेड बीतने वाला है, इसमें लगभग 30% गिलहरी की आबादी कम हुई है। ये ह्यूज अमाउंट में कमी को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से इस पेज से पीटी में बहुत सारा प्रश्न आ सकता है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। है एक डिम्ड वन योजना जो है ये काफी चर्चा में था, और क्या होता है डिम्ड वन योजना, किस तरीके से लाया गया है, ये आप जान लीजिए। ये आपके पीटी में भी काम देगा और मेंस में भी काम देगा। कहाँ पर कौन सा एरिया होगा वो मैं आपको फोकस करके बताते जाता हूँ, तो आप उसको ध्यान में रखेंगे कि डिम्ड वन क्या होता है और किस तरीके से ये काम करता है, किस रूप में, और किस सरकार के द्वारा ये लाया गया है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो डिमडबन योजना जो होता है वो क्या है, किस तरीके से है, वो आप ध्यान से देखिए। तो कर्नाटक राज्य जल्द ही राज्य में, तो राज्य तो कर्नाटक हो गया जो डिमडबन के कारण चर्चा में है, तो ये एक पॉइंट बनता है जिसको आप याद रखेंगे। राज्य में 9.94 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैले डिम्ड वनों के 6.64 लाख हेक्टेयर हिस्से को विवर्गीकृत डी क्लासिफाइड कर राजस्व अधिकारियों को सौंप देगी। अब यहाँ पर डी क्लासिफाइड का क्या अर्थ होता है कि जैसे जो डिम्ड वन है इसके अंतर्गत जो भारत सरकार वन घोषित करते, संरक्षित वन, आरक्षित वन और गैर वर्गीकृत वन, तो इसमें इसको डी क्लासिफाइड यानी कि ना तो ये संरक्षित में रहेगा ना आरक्षित में, डी क्लासिफाइड कर दिया गया है और इसको राजस्व अधिकारियों को दे दिया गया रेवेन्यू कलेक्ट करने के उद्देश्य से। वहां पर इसका विरोध भी वहां पर हुआ है जो आगे आ जाएगा। यह कदम प्रत्येक जिले के राजस्व, वन और भूमि रिकॉर्ड विभागों के अधिकारियों की अध्यक्षता में स्थानीय समितियों द्वारा डिम्ड वन क्षेत्र की वास्तविक सीमा के अध्ययन के बाद किया गया है कि कौन सा होगा कहाँ पर। इसके बाद कर्नाटक में डिम्ड वनों का मुद्दा विवादास्पद रहा है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जब ये घोषित किया गया था तो इसका काफी विरोध भी किया गया था, विवादास्पद रहा है, जिसमें विभिन्न दलों के विधायक प्राय यह आरोप लगा रहे हैं कि बड़ी मात्रा में कृषि और गैर कृषि वन भूमि क्षेत्र को अवैज्ञानिक रूप से डिम्ड वन में वर्गीकृत किया जा रहा है। यानी कि गैर वर्गीकृत वन की श्रेणी में डिम्ड वन को रखा गया है, और उसमें क्या किया गया ना कि जो कृषि लैंड है, जो अन्य भूमि है, उसको इसमें शामिल कर करके डिम्ड वन का एरिया बढ़ाया जा रहा है, जिसका यहाँ के पॉलिटिशियन ने विरोध किया, नेताओं ने, और जो कृषक संगठन है उसने भी इसका विरोध किया है। नेक्स्ट सेक्शन है कि आखिर डिम्ड वन क्या है, किस तरीके से ये है, ये आपके पीटी में स्टेटमेंट करके आ सकता है, क्या सही है क्या गलत है। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत सहित किसी भी कानून में डिम्ड वन की अवधारणा को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। यहीं पर स्टेटमेंट बदल देगा। यहाँ तो क्लियर हो गया कि भारत के किसी वन कानून में डिम्ड वन का उल्लेख नहीं है, जिस मैंने पहले ही कहा कि वन कानून के अंतर्गत संरक्षित वन, आरक्षित वन और गैर वर्गीकृत वन आता है। यहाँ पर आप डिम्ड वन एक चौथी श्रेणी देख रहे हैं, इसलिए ये क्लियर है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 में भी इसका जिक्र नहीं है, और
सहित किसी भी कानून में डिम्ड वन का उल्लेख स्पष्ट रूप में नहीं किया गया। यहाँ पर यह प्रश्न पीटी में दे देगा कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 में डिम्ड वन के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है या डिम्ड वन का उल्लेख मिलता है। हो गया स्टेटमेंट गलत, तो ये याद रखेंगे। हालांकि टी.एन. गोडवर्मन थिरुमल पाद 1996 ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है कि मामले में उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम के तहत वनों की एक विस्तृत परिभाषा को स्वीकार किया। यह परिभाषा वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त सभी जंगलों को शामिल करता है, चाहे वन संरक्षण अधिनियम की धारा 2(1) के उद्देश्यों के लिए आरक्षित, संरक्षित या अन्यथा में नामित है। जैसे मैंने बताया ना कि वन संरक्षण की धारा में आरक्षित, संरक्षित और गैर वर्गीकृत वन आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार धारा 2 में शामिल वन भूमि शब्द के तहत न केवल जगह शामिल होगा जैसा कि शब्दकोश में समझा जाता है, बल्कि स्वामित्व के बावजूद सरकारी रिकॉर्ड के रूप में जंगल के रूप में दर्ज क्षेत्र को इसमें परिभाषित, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है, इसी आधार पर कर्नाटक सरकार ने डिम्ड वन घोषित किया है कि जो जगह है और उसको यदि सरकारी रिकॉर्ड में जंगल के रूप में दर्ज क्षेत्र है तो वो इस परिभाषा में शामिल होंगे, ये इसका कहना है। है कि क्यों इसको डिक्लासिफाई करने की आवश्यकता पड़ी है, तो वो आप ध्यान से देखिए कि वर्ष 2014 में तत्कालीन सरकार ने वनों के वर्गीकरण पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया था। वन की शब्दकोशीय परिभाषा का उपयोग कर घने जंगल वाले क्षेत्रों की पहचान डिम्ड वन के रूप में की गई थी, यानी कि 2014 से कर्नाटक में एक तरीके से डिम्ड वन की अवधारणा है और जो काफी डेंसली फॉरेस्टेड एरिया उसको डिम्ड वन में रखा गया, जिसमें परिभाषित वैज्ञानिक सत्यापन योग्य मानदंड का उपयोग नहीं किया गया था। तो जो मानदंड इसको क्लासिफाई करने के लिए होना चाहिए वो नहीं किया गया था, इसीलिए ये क्या है कि विवाद का एक ये भी रीजन है। और दूसरा बताया कि कृषि योग्य भूमि, गैर कृषि भूमि जो पॉस्चरिंग लैंड होती है उस सबको इसमें शामिल किया जा रहा है। इस व्यक्तिनिष्ठ वर्गीकरण के परिणाम स्वरूप एक विवाद पैदा हो गया। राज्य सरकार का यह भी तर्क है कि भूमि को अधिकारियों द्वारा यादृच्छिक रूप से डिम्ड वन के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसमें कुछ क्षेत्रों में किसानों को कठिनाई होगी। यादृच्छिक रूप से अर्थ हो गया रेंडमली, यानी कि बिना किसी वैज्ञानिक मानदंड के, बिना किसी उपयोग का, बिना किसी वैज्ञानिक तौर तरीके से सत्यापन किए हुए रेंडमली आपने क्षेत्र को वन भूमि में घोषित कर दिया। अब रेंडमली यदि आप डिम्ड वन में घोषित कर देंगे तो इसको किसान को तो दिक्कत होगी ही। गौरतलब है कि डिम्ड वनों के रूप में निर्दिष्ट कुछ क्षेत्रों में खनन की व्यावसायिक मांग भी है, और जाहिर सी बात है कि जब खनन की व्यावसायिक मांग होगी तो वहां पर पर्यावरणीय इम्पैक्ट भी होगा, लोगों के जमीन एक्वायर किए जाएंगे, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। अब है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में वनों की भूमिका क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर हम थोड़ा सा ही चर्चा करेंगे, वैसे बड़े तौर पर जाएंगे तो जलवायु के निपटने में वनों की भूमिका को 20-25 पॉइंट के तहत समझा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो कंक्रीट पॉइंट है वो आ जाएगा। पिछले माह संयुक्त राष्ट्र महासभा की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए केंद्रीय पर्यावरण वन पर्यावरण मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक बंजर तथा वनों की कटाई वाले 2.6 करोड़ हेक्टेयर भूमि को पुनर्स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दोहराया है। ये आपने देखा होगा कि जब भारत में एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट कम्बार्ड डेजर्टिफिकेशन, इसको हम लोग UNNCC कहते हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का मरुस्थलीकरण के विरुद्ध विषय में, इसका 2019 में जो सम्मेलन हुआ था वो भारत में हुआ था, और इसी सम्मेलन में भारत ने यह प्रतिबद्धता दोहराई थी कि हमारे यहाँ जो 2.6 करोड़ हेक्टेयर भूमि है हम इसको पुनर्वनीकरण के अंतर्गत लाएंगे। यही पॉइंट ये कहता है। ये जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन को कम करने में वन की भूमिका है, सभी जानते हैं। फिर जैव विविधता की क्षति को रोकने में वन की भूमिका है। प्रदूषण तथा उत्सर्जन को कम करने में इसकी भूमिका है, क्योंकि जो वायुमंडल में CO2 आता है इसको सिंक करने का ये काम करता है, कार्बन सिंक करता है वनस्पति, और वायुमंडल से जितना ही ये कार्बन एब्जॉर्ब करेगा, सिंक करेगा, उतना ही क्या होगा कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव कम होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हरितगृह गैस है और ग्रीन हाउस प्रभाव कम होगा तो भूमंडलीय तापन कम होगा। फिर पारिस्थितिक तंत्र में सुधार लाने के लिए ऑब्वियसली जो इकोसिस्टम का मेंटेनेंस हो, इसके लिए क्या होना चाहिए कि वन जो होता है प्राथमिक उत्पादक होता है,
तो प्राथमिक उत्पादक जहां पर जितनी बेहतर स्थिति में होगा वहां पर उतना ही सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर या अन्य जो उपभोक्ताएं होते हैं उनकी संख्या होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2021-30 में संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिक तंत्र पुनर्बहाली दशक है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप संयुक्त राष्ट्र का, ये भी एक प्रश्न हो जाएगा यूपीएससी का या स्टेट पीसीएस के रूप में, कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2020 से 2030 को किस दशक के रूप में मनाया जा रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली दशक के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये प्रश्न एक अपने आप में स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है, यूपीएससी में। तो इस लक्ष्य को भी प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। फिर पोस्ट 2020 बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क की तैयारी की जा रही है और इसमें बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन पर बल होगा। और जाहिर सी बात है कि जब वन प्राथमिक उत्पादक होता है उसका आप कंजर्वेशन करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, तभी अन्य श्रेणी के जीव हमें उस पे रहने वाले मिलेंगे। फिर जलीय पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्बहाली के लिए, क्योंकि वन का जो काम होता है ना, ये जल चक्र में भाग लेता है, तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र की गुणवत्ता जल चक्र में अपनी भूमिका निभाने के लिए। फिर फॉरेस्ट लैंड पारिस्थितिकी कार्य क्षमता को पुनः प्राप्त करने के लिए, यानी फॉरेस्ट का एरिया बढ़ाने के लिए, सिंपल ये वनोन्मूलन से प्रभावित क्षेत्र में मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। जाहिर सी बात है कि न केवल वन का जलवायु परिवर्तन के कम करने में, क्योंकि वन से कई प्रकार की चीजें प्राप्त होती है, खाद्य पदार्थ, औषधि, जड़ी बूटी, ईंधन, चारा, और जब जहां पर ये प्राप्त होगा तो उससे वहां पर क्या होगा, मानव का आर्थिक कल्याण होगा, सामाजिक कल्याण होगा। तो उसके दृष्टिकोण से भी क्या है, ये बेहतर है। यानी कि वन कई प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराता है, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। फिर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में सहायता करता है, ये तो देखी है कि कार्बन सिंक का काम करता है। मृदा भी पशुओं और पौधों से मिलने वाले जैविक कार्बन को अवशोषित करके मृदा, इसको जो मृदा में कार्बन पाया जाता है ना, इसको जैविक कार्बन कहते हैं। तो यह भी यदि कार्बन कम होता है तो फिर वायुमंडल स्वच्छ होगा। फिर ये इसी का पॉइंट है। फिर अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी आईयूसीएन के एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर 1.6 बिलियन लोग, यानी कि कुल वैश्विक आबादी का 25% अपनी आजीविका के लिए वनों पर निर्भर करते हैं। ये बहुत ही मार्वलस डाटा है। यदि आपको याद रहे और कहीं पर आप इसको इनपुट करते हैं, इनकारपोरेट करते हैं, चाहे जीएस में या निबंध लेखन में, तो आपके आंसर की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। जिनमें सबसे बृहत लोग विश्व के सबसे गरीब है। जाहिर सी बात है कि वन अर्थव्यवस्था पर जो रहने वाला होगा वो कैसा होगा, गरीब लोग होगा, समाज के पुअर सोसाइटी के लोग होंगे, अनिल अंबानी या रतन टाटा सब तो नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये ऐसे सोसाइटी को आजीविका प्रदान करता है जो समाज का सबसे सुवेद्य वनरेबल सोसाइटी होता है। तो इससे आप इसके महत्व को आंक सकते हैं कम्युनिटी स्तर पर। साथ ही वन प्रत्येक वर्ष स्वच्छ जल, स्वस्थ मिट्टी के अतिरिक्त लगभग 70 से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वस्तु और सेवाएं उपलब्ध कराता है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितने बिलियन की वस्तु और सेवाएं उपलब्ध कराता है, ये अच्छे अंदाज लगा सकते हैं। और विश्व की कुल स्थलीय जैव विविधता का लगभग 80% भाग वनों से संबंधित है। ये भी स्टेटमेंट के रूप में पीटी में आ सकता है। तो वन का न केवल इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है, बल्कि कम्युनिटी एस्पेक्ट है, इसका बायोडाइवर्सिटी एस्पेक्ट है, इसका कम्युनिटी के वेलफेयर और सशक्तिकरण से एस्पेक्ट है, आर्थिक एस्पेक्ट है, सभी एस्पेक्ट हैं इसके। फिर नेक्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के किए गए प्रयास। तो ये प्रयास जो है ना, आपको समझना है कि जो वन के संदर्भ में ये चर्चा में हुआ है, उस संदर्भ में पेरिस समझौते अनुच्छेद 5 के तहत सदस्य देशों से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को नियंत्रण करने हेतु वनोन्मूलन को रोकने पर विशेष जोर देने को मांग की गई। जाहिर सी बात है कि वन का एरिया बढ़ेगा या कम कटेगा तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव कम होगा। इसलिए वन संरक्षण करने और वन को बढ़ावा देने पर पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में भी बल दिया गया है। ये फिर है कि साथ ही अधिकांश देशों के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, इसको हम लोग कहते हैं, संक्षिप्त में कहते हैं आईएनडीसी, कहते हैं आईएनडीसी। तो ये जो आईएनडीसी है, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यानी आप देख रहे हैं नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है। ये सभी राष्ट्र की प्रतिबद्धताओं को परिलक्षित करता है, जिसमें जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए हर एक राष्ट्र की ये प्रतिबद्धता है।
तो ये जो आईएनडीसी है इस पर मैं अलग से चर्चा कर दूंगा। अभी ये क्या है, किस तरीके से है, पहले इस पॉइंट को कवर कर लेते हैं। फिर जर्मनी द्वारा आईयूसीएन के साथ मिलकर वर्ष 2011 में बॉन चैलेंज, ये एक प्रश्न हो सकता है, बॉन चैलेंज की शुरुआत की गई, जिसके तहत 2020 तक 150 बिलियन हेक्टेयर और 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि तथा वनोन्मूलन से प्रभावित क्षेत्र की पुनर्बहाली करनी है। तो ये जो है ना, सीधे पूछा जा सकता है बॉन चैलेंज क्या है। तो वन क्षेत्र के बढ़ाने और वन संरक्षण से संबंधित है। किस देश के द्वारा, किस संगठन के साथ मिलकर, तो जर्मनी के द्वारा और आईयूसीएन के साथ मिलकर। और कब शुरू किया गया, तो 2011 में। ये पीटी का एक मार्वलस फैक्ट वाला एरिया है, इसको ध्यान में रखेंगे। भारतवर्ष 2015 में बॉन चैलेंज की पहल में शामिल हुआ। तो यहाँ भी एक प्रश्न पूछ सकता है कि बॉन चैलेंज में भारत कब शामिल हुआ, तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है। और जैसे पहले ही मैंने बता दिया है कि 2026 तक भारत 2.6 मिलियन हेक्टेयर करोड़ हेक्टेयर भूमि को वन क्षेत्र के अंतर्गत लाने का फैसला किया है। साथ ही भारत के द्वारा आईएनडीसी के तहत, ये पॉइंट तो मैं अभी चर्चा करूंगा, तो आप इसको समझ जाएंगे कि आईएनडीसी गोल क्या है और किस तरीके से ये काम करता है। तो पहले जो आईएनडीसी है ये क्या है और किस तरीके से है, ये कैसे आया है, क्योंकि इस पर यूपीएससी में प्रश्न आया हुआ है, स्टेट पीसीएस में भी और मेंस पर भी आ सकता है। तो इसको कहते हैं हम लोग आईएनडीसी कहते हैं। फुल फॉर्म हो जाता है इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। तो ये जो है ना, 2015 में जब पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ है, उससे यह निकल कर आया है। 2015 के पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस से निकल कर आया है। पेरिस सम्मेलन से, जो जलवायु परिवर्तन पर हुआ था, उस सम्मेलन से यह निकलकर सामने आया है। अब पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में यह निर्णय लिया गया था कि 2020 में क्योटो प्रोटोकॉल के स्थान पर हम एक नई नॉर्म्स लाएंगे। क्योटो के स्थान पर एक नई अभिसमय लाएंगे, नई संधि लाएंगे, जो कार्बन उत्सर्जन में कम करने के मानकों को तय करेगा। लेकिन उसी में यह तय किया गया पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में, क्या जब तक 2020 में हम नई संधि लाएंगे तब तक कार्बन उत्सर्जन के लिए हम कुछ नहीं कर सकते कम करने के लिए। उसी को ध्यान में रखते हुए यूएनएफसीसी के पहल पर आईएनडीसी गोल लाया गया। यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके पहल पर आईएनडीसी गोल लाया गया। हर एक देशों ने अपने आईएनडीसी गोल घोषित किए, और इसका वन से कैसे रिलेशन होगा ये लेकिन थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहे हैं। तो इसमें भारत ने भी अपने 3 आईएनडीसी गोल घोषित किए। भारत घोषित किया, सभी देश। तो भारत का जो पहला आईएनडीसी गोल है वह यह है कि भारत 2030 तक कुल ऊर्जा उत्पादन में 40% ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा की भागीदारी कर लेगा। यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी भारत को 2030 तक 40% कर लेना, ये इसका गोल है। एक दूसरा इसमें है कि इतने ही समय तक, यानी 2030 तक भारत 35% से लेके 35% तक CO2 उत्सर्जन में कमी लाएगा, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाएगा। और तीसरा जो इसके तहत भारत का टारगेट है 2030 तक ही, भारत 2030 तक 2.5 से लेकर 3 अरब टन कार्बन सिंक क्षमता का विस्तार करेगा। 3 अरब टन कार्बन सिंक क्षमता का विस्तार करेगा। और जाहिर सी बात है कि कार्बन सिंक क्षमता का यदि भारत विस्तार करेगा इसके तहत, तो कार्बन सिंक करने का काम कौन करता है, हरे पौधे करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये कौन करेगा कार्बन सिंक, हरे पौधे करेंगे। और हरे पौधे करेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वन क्षेत्र को बढ़ाना होगा। तो भारत का ये आईएनडीसी गोल है और इसके तहत भारत को वन क्षेत्र बढ़ाना है। और इसीलिए आपने देखा है कि भारत के द्वारा इस वन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई सारी नई योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें एक भारत सरकार ने 2015 में शुरू किया ग्रीन हाईवे पॉलिसी, हरित राजमार्ग की नीति शुरू की भारत ने। फिर ग्रीन इंडिया मिशन शुरू किया गया भारत के द्वारा। इसके बाद ग्रीन इंडिया मिशन, जिसमें वनीकरण पर जोर दिया गया है। फिर जो सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम का मिशन है, कई सारा एरिया पर फोकस किया गया ताकि भारत में वन क्षेत्र को बढ़ाया जा सके। और जो
पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस का INDC गोल है उसको प्राप्त किया जाए। भारत अपने गोल के प्राप्त करने की ओर अग्रसर है, ये भी ध्यान में रखना है। और ये एक साथ इसमें यह भी ध्यान में रख लेना है कि यह सदस्य देशों ने स्वैच्छिक, आप देख रहे हैं कि नेशनल डेटा कंट्रीब्यूशन जो स्वैच्छिक है, यह कोई दबावकारी नहीं है, ये ध्यान में रखना है। और पहली बार इसका इवैल्यूएशन 2020 में ही होना है, लेकिन कोविड-19 के कारण अभी तक हो नहीं पाया। और फिर आगे इसका प्रत्येक 3 वर्षों के अंतराल पर इवैल्यूएशन होना है कि किस देश ने कितना इस क्षेत्र में प्रगति की है। तो इस क्षेत्र का इस पीटी के सेक्शन से इसमें बहुत सारा पॉइंट आ सकता है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब है कि भारत में वन संरक्षण से संबंधित चुनौतियां क्या है। तो जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ की घटनाएं, भूस्खलन आदि के कारण उपजाऊ भूमि का तीव्र क्षरण हो रहा है। जाहिर सी बात है कि यदि उपजाऊ भूमि का तीव्र क्षरण होगा, पौधों को पोषक तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, तो वन पर उसका प्रभाव जाएगा, ये याद रखेंगे। फिर UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कम्बॉट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। जैसे सिंपल सा हिंदी में याद रखेंगे कि मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र का यह एक अभिसम है। इसके अनुसार भोजन, चारा, ईंधन, कच्चे माल की बढ़ती मांग से भूमि पर बढ़ते दबाव और प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है, और इस वृद्धि के कारण वन क्षेत्र पर काफी दबाव बढ़ता जा रहा है। विश्व की कुल मानव आबादी का 18% और विश्व की कुल पशु आबादी का 15% हिस्सा भारत पाया जाता है, जबकि विश्व के कुल भूभाग का केवल 2.4% ही है। इस डाटा से आप यह समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी हमारी जनसंख्या है, इतनी बड़ी पशु आबादी है, भूखंड हमारे पास छोटे हैं, तो इसका भूखंड और वनस्पति पर, वन क्षेत्र पर कितना दबाव पड़ता होगा, ये आप इस आंकड़ों से समझ सकते हैं। फिर चौथा है कि आंध्र प्रदेश में वर्षा की कमी के कारण किसानों को बोरवेल पर निर्भरता बढ़ती जा रही है, जिससे मिट्टी की शुष्कता में वृद्धि हो रही है। और जाहिर सी बात है कि मिट्टी की शुष्कता बढ़ेगी तो इससे अगला पॉइंट क्या होगा कि जैसे ही मृदा सूखा आएगा, तो इसको यदि हम एक और कॉन्सेप्ट में आपको जोड़ दें, तो सूखा कई प्रकार का होता है, उसमें एक मृदा सूखा, और मृदा सूखा के आगे सबके चरण में जाकर बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकीय सूखा, इकोलॉजिकल ड्रॉट कहते हैं। पारिस्थितिकीय सूखा की स्थिति आ जाती है, क्योंकि जब मृदा में नमी की मात्रा कम हो जाएगी, जलाशय सब सूखने लगेंगे, तो वनस्पति को नमी कम मिलेगी, और जब वनस्पति को नमी कम मिलेगी तो वनस्पति धीरे धीरे उसकी उत्पादकता कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी वो सूखने लगेगा। दैट कंडीशन इज कॉल्ड इकोलॉजिकल ड्रॉट। तो पारिस्थितिकीय सूखा होगा, वो वन विनाश का कारण बनना शुरू हो जाएगा। फिर पांचवा ये भी वही है कि झारखंड राज्य में अनियंत्रित खनन अधिक होता है, इससे निर्वनीकरण होता है, ये आपको पता होगा। कारण मृदा अपरदन और जल संकट में काफी वृद्धि हुई है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार राज्य के गिरिडीह जिले में एक ब्लॉक में जलस्तर 2013-17 के बीच 8 मीटर से गिरकर 10 मीटर तक पहुंच गया है। तो कितनी तेजी से भारत में भूमिगत जलस्तर नीचे गिर रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और भूमिगत जलस्तर यदि ऊंचा हो तो ये मृदा में नमी को बनाए रखता है, पौधों को पोषक तत्व की प्राप्ति होती है, और जैसे जैसे भूमिगत जल नीचे जाएगा, ऊपरी मृदा का स्तर सूखते जाएगा, जैसे जैसे सूखते जाएगा वनस्पति को नमी कम मिलेगी, और जब नमी कम मिलेगी तो वो ड्रॉट के कंडीशन में जाएगा और इकोलॉजिकल ड्रॉट की स्थिति बनना शुरू हो जाएगा। फिर वहीं गोवा राज्य में खनन और बढ़ते शहरीकरण तथा गुजरात राज्य में चारागाह कृषि के लिए भूमि अतिक्रमण के नकारात्मक प्रभाव दिखने लगे हैं। यानी इस सब पॉइंट को आपको लिंक करना है कि कैसे खनन से डिफॉरेस्टेशन पर हो रहा है, वन पर प्रभाव जाएगा, शहरीकरण से कैसे वन पर प्रभाव जाएगा, पॉस्चरिंग लैंड पर यदि अतिक्रमण होगा तो कैसे उससे वन क्षेत्र पर प्रभाव जाएगा, इससे आपको ये लिंक करना है। समाधान में कुछ खास नहीं मैंने अभी बताया है, आप भी जानते हैं कि वन संरक्षण करना होगा तो क्या क्या करना होगा, वो आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन इसमें कोई खास नहीं है। लेकिन ये पॉइंट याद रखें कि भारत में वन प्रबंधन के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। अभी एक जल के लिए वनों का प्रबंधन कैसे, ये आप तो एक बार देख लेंगे। कार्बन सिंक के रूप में वनों का प्रबंधन, ये सबसे महत्वपूर्ण। कार्बन सिंक क्या है ये आप जानते हैं, इसलिए ज्यादा डिटेल से जानने की जरूरत है। और आजीविका के लिए वनों का प्रबंधन, क्योंकि वन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें बहुत सारी चीजें देता है, तो उस रूप में वन के संरक्षण पर फोकस किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में, ये ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से डिम्ड वन योजना के सहारे आपने एक बहुत बड़े एरिया को देखा है,
और इसको ध्यान में रखने की जरूरत है कि डिम्ड वन क्या होता है, किस राज्य से संबंधित है, क्यों विवाद में आया, और फिर जलवायु परिवर्तन को रिड्यूस करने में उसके दृष्टिकोण से वन की क्या भूमिका है, कम्युनिटी सशक्तिकरण से वन की क्या भूमिका है, भारत में वन संरक्षण के क्षेत्र में क्या समस्याएं सब उभर कर आ रही है, वो आपने देखा है। तो कहीं पर ये निबंध में भी आप इनपुट कर सकते हैं, प्रीलिम्स में आपके लिए फायदेमंद होगा, हर एक जगह मैंने कोट कर दिया है, और मेंस में तो आपके लिए ये यदि निबंध आ जाता है तो वो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा, हर एक जगह पर आपके लिए फायदेमंद होगा, तो इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब नेक्स्ट है देश की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना, कन्वर्जेंस परियोजना। ये भी नवंबर माह में चर्चा में, क्या है ये, किसके द्वारा शुरू किया गया है, क्या इससे लाभ मिलेगा, ये हमें जानने की जरूरत है। तो इसमें है कि देश की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण कन्वर्जेंस परियोजना जो है क्या है और किस तरीके से ये चल रही है, तो वो आप ध्यान से देखेंगे। हाल ही में ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड EESL, इसका नाम याद रखेंगे ऑर्गेनाइजेशन का, सेल विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत, किस मंत्रालय के अंतर्गत है, तो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक उपक्रम को, एक संयुक्त उद्यम है ना, देश की पहली अभिसरण कन्वर्जेंस परियोजना गोवा में लागू करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग गोवा के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो सबसे पहला है कि किस मंत्रालय की ये पहल है, तो सबसे पहले किस कंपनी के द्वारा, तो ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के द्वारा। किसके साथ इसके लिए मऊ हुआ है, तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग गोवा के साथ हुआ है। और ये जो ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड है, ये भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय का अधीन काम करता है। ये पीटी के रूप में स्टेटमेंट करके आ सकता है, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। फिर एक मुख्य बिंदु, इस परियोजना के तहत किसानों को स्वच्छ ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी के साथ साथ कुशल ऊर्जा पंप सेट भी उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि पंप सेट यानी सिंचाई के लिए पंप सेट उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि जो डीजल आधारित पंप सेट होता है उसके दहन से, डीजल से पर्यावरण प्रदूषण होता है, क्योंकि डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड, लेड, सीसा सब निकलता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति की जाएगी और कुशल पंप सेट किसानों को इसके माध्यम से प्रदान किया जाएगा। इससे बिजली की खपत कम करने के अतिरिक्त, जैसे मैंने पहले किया कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को बिजली पहुंच से जुड़े पारेषण और वितरण के घाटे को भी कमी आएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अभी थर्मल ऊर्जा जाती है उन क्षेत्रों में अन्य कार्यों के लिए, तो उसके वितरण और पारेषण में चोरी होती है, कई बार कई प्रकार की तकनीकी समस्याएं आती है। तो यदि ये स्वच्छ ऊर्जा, सोलर एनर्जी हो, इस तरीके की एनर्जी प्रोवाइड करा दी जाएगी, खेतों में ही प्रोवाइड करा दी जाएगी, पंप सेट सोलर एनर्जी पर चलने वाले, तो फिर जो एनर्जी की खपत होती है, जो परंपरागत एनर्जी की खपत वितरण में दिक्कतें आती है, उस पर जो लागत आता है, उस सब में कमी की जा सकती है। यह समझौते ज्ञापन के तहत EESL तथा DNRE व्यवहार्यता अध्ययन तथा उसके पश्चात विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा परियोजना के कार्यान्वयन पर, यानी कि ये मूल रूप से किस पर फोकस है, हरित ऊर्जा अभिसरण कन्वर्जेंस जो है ये सौर ऊर्जा पर केंद्रित है, ताकि इसके माध्यम से सिंचाई का पंप सेट खेतों में उपलब्ध कराया जा सके। EESL सभी सौर ऊर्जा परियोजनाओं को क्रियान्वित करेगा। इसके अंतर्गत कृषि पंपिंग हेतु उपयोग की जाने वाली सरकारी जमीन पर 100 मेगावाट वाली विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना की जाएगी। तो कितने मेगावाट वाली होगी इस परियोजना के तहत प्रोजेक्ट, वो ध्यान में रखना है। इसके तहत लगभग 6300 कृषि पंपों की जगह ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा स्टार रेटेड ऊर्जा दक्षता पंपों को लगाया जाएगा, यानी जो तकनीकी रूप से, प्रौद्योगिकी रूप से दक्ष, जो पर्यावरण कुशल होगा, उस तरह के पंप सेटों को लगाया जाएगा। ज्ञातव्य है कि जलवायु परिवर्तन वित्त पोषण संबंधित कार्यों में ग्रामीण उजाला, विकेंद्रीकृत सौर और ग्राम पंचायत स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम शामिल है, यानी कि सौर ऊर्जा पर आधारित यह परियोजना पहले भी ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए यह कार्य किया जाएगा, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब ये जो पहली हरित ऊर्जा कन्वर्जेंस परियोजना, इससे लाभ क्या क्या होगा, तो परियोजना कृषि और ग्रामीण बिजली की खपत हेतु अक्षय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में तेजी लाएगी, और जाहिर सी बात है सौर ऊर्जा की आपूर्ति होगी तो जो परंपरागत एनर्जी ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाती है उसमें कमी आएगी।
तो इसका लिंक कहाँ कहाँ जाएगा वो आपको अब सोचना है। कार्बन के उत्सर्जन में कमी आएगी, कोयले के खनन में कमी आएगी, क्योंकि कोयले पर आधारित होते हैं ताप विद्युत। तो ऊर्जा कुशल पंपिंग तथा उचित प्रकाश व्यवस्था के जरिए ऊर्जा की उच्च मांग को कम करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी, जिससे ऊर्जा क्षेत्र का समग्र रूप से स्थिरता स्थापित होगी। इससे वितरण कंपनियों को दिन के समय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा पारेषण के नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि सौर ऊर्जा प्रोड्यूस होगा ताप से दिन के समय। इस मॉडल को अन्य राज्यों द्वारा अपनाए जाने से कृषि क्षेत्र में पानी के खर्च पर होने वाले नुकसान में अत्यधिक कमी आएगी। पानी के क्षेत्र में क्या, तो चूंकि जो डीजल आधारित पंप सेट होता है उस पर डीजल महंगी कितनी है वो भी आप देख रहे हैं, इससे किसान की लागत बढ़ रही है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। और यदि हम सौर ऊर्जा चालित स्टार रेटेड पंप सेट को लगाते हैं तो ठीक इसका रिवर्स इम्पैक्ट आएगा, किसान की लागत कम जाएगी, उसकी बचत बढ़ जाएगी, पर्यावरण स्वच्छ हो जाएगा, जीवाश्म ऊर्जा का दहन नहीं होगा तो पर्यावरण स्वच्छ हो जाएगी, यानी कि मल्टी बेनिफिट मिलना इसका शुरू हो जाएगा। फिर इन परियोजनाओं से सौर ऊर्जा, बैटरी भंडारण तथा कार्बन वित्त पोषण से जुड़े कई लाभों का मार्ग प्रशस्त होगा। इस अभिसरण के पहल के माध्यम से डिकार्बोनाइजेशन करने का टेक्निकल वर्ड हो गया कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने और सस्ती ऊर्जा तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करनी होगी, जिससे ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र की समस्याओं का, यानी कि यदि आपको डिकार्बोनाइजेशन करना है और सतत ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देंगे तभी आपको ये हो सकता है। ESSL क्या है, तो ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु NTPC पावर लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन और पावर ग्रिड द्वारा एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की स्थापना एक संयुक्त उपक्रम के रूप में की गई है। तो ये एक संयुक्त उपक्रम है, ये मोस्ट VBI है, इसको ध्यान में रखना। और किस किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है ये भी। फिर एक ESL भारत में ऊर्जा दक्षता बाजार को उपयुक्त अवसर देने का प्रयास करती है, एनर्जी एफिशिएंसी मार्केट को। इसके नवीन अभिनव व्यवसाय और कार्यान्वयन मॉडल के माध्यम से संभावित रूप से 20% तक ऊर्जा की बचत हो सकती है। और 20% यदि ऊर्जा की बचत हो जाए तो ये तो एक बहुत बड़ी राशि के व्यय को बचत करेगा। राज्य विद्युत कंपनियों, डिस्कॉम, विद्युत नियामक आयोग, आगामी ऊर्जा सेवा कंपनी और वित्तीय संस्थान आदि की क्षमता विनिर्माण हेतु अनुसंधान केंद्र के रूप में भी ये कार्य करता है। तो सिंपल सा एक प्रश्न पूछा जा सकता है ESL के बारे में स्टेटमेंट करके, क्या सही है क्या गलत है, तो आपको याद रहे तो ये ज्यादा बेहतर है। और BE यानी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना 2002 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत की गई थी। ये स्टेटमेंट ही अपने आप में एक स्टेटमेंट सही गलत करके प्रश्न का हो जाएगा, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये जो पर्यावरण का सेक्शन है ये काफी महत्वपूर्ण है, आपको इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। और ये प्रीलिम्स और मेंस के दृष्टिकोण से भी जो है काफी महत्वपूर्ण है। ग्रेट बैरियर रीफ और जलवायु परिवर्तन। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है सभी को पता होगा, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा इसमें हम चर्चा कर देते हैं क्या है नहीं है, और मुख्य फोकस इसमें किस पर दिया गया है वो हम आपको यहीं बता देते हैं। जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये एक प्रकार का क्या है, प्रवाल है। और ये जो प्रवाल है, तो प्रवाल जो होता है ना, महासागर में पाए जाने वाले पॉलिप नामक जीव के हार्मोन से बनता है। और ये जो प्रवाल होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं तटीय प्रवाल कहते हैं, दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं अवरोधक प्रवाल कहते हैं, बैरियर रीफ, और तीसरा जो होता है उसको हम लोग एटॉल कहते हैं। तो ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये अवरोधक प्रवाल की श्रेणी में आता है, जो दूसरे कैटेगरी का प्रवाल है उसकी श्रेणी में आता है। और ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है, अवरोधक प्रवाल है, ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी तट पर यहाँ पर पाया जाता है, कोरल सी है यहाँ पे, और इस कोरल सी में ये ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है। ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है संसार की सबसे लंबी प्रवाल अवरोधिका है। और महासागर में जो प्रवाल पारिस्थितिक तंत्र का एरिया होता है वो सर्वाधिक उत्पादक होता है महासागर में, सर्वाधिक उत्पादक सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है ये महासागर में। अब इस पर जो है जलवायु परिवर्तन के कारण जो थ्रेटिंग आ रही है उसके कारण ये चर्चा में है, तो ये आप ध्यान से देखेंगे। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक परिसंरक्षण संघ यानी IUCN के द्वारा इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ काफी गंभीर स्थिति में है और जलवायु परिवर्तन की स्थिति
कारण इसकी स्थिति और बिगड़ सकती है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, समुद्र का टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसकी स्थिति बिगड़ते जा रही है। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, ये मैंने आपको बता दिया है कि विश्व की सबसे लंबी प्रवाल अवरोधिका ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर कोरल सी में पाया जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। इसमें ये इतना बड़ा है कि इसको बाहरी अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, और यह जीवों के द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी एकल संरचना है। यानी कि विश्व की सबसे लंबी प्रवाल अवरोधिका है, जैसे मैंने पहले ही बताया, एकल संरचना है। किससे मिलकर बना है, तो पॉलिप्स के से, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये इसके पर्यावरण में क्या होता है, एक एल्गी होता है जिसको जूजैंथली कहते हैं। इसी जूजैंथली के कारण कोरल में डिफरेंट कलर होता है। और ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है, 1981 में इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया था। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। फिर नेक्स्ट जो इसमें सेक्शन है कि इसमें चिंताएं क्या है, तो कोरल ब्लीचिंग होता है, एक टर्म है। कोरल ब्लीचिंग का अर्थ होता है कि जब प्रवाल जो होता है ना, उसमें डिफरेंट कलर होता है, विभिन्न रंग होता है। और जब उसका हुआ विभिन्न रंग किसी कारण से नहीं, बल्कि जो समुद्री प्रदूषण होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कई सारे फैक्टर हैं, उसके कारण जब उसका रंग सफेद हो जाता है तो प्रवाल मर जाते हैं, और तब हम लोग उसको कोरल ब्लीचिंग के नाम से जानते हैं। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जो विगत वर्षों में एल नीनो की घटनाएं बार बार हुई है, इसके कारण क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ है, इसका 30% भाग जो है वो विरंजित हो चुका है, यानी डिस्कलर्ड हो चुका है। और यदि इसके संरक्षण के प्रयास नहीं किए गए तो आने वाले वर्षों में ये जल्द ही समाप्त हो जाएगा, ऐसा IUCN का कहना है। ये आप ध्यान से रखेंगे। वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर जो अंतरिम रिपोर्ट है, ये आपको जानना है। ये जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर अंतरिम रिपोर्ट है, अनंतिम रिपोर्ट कहते हैं इसको, यानी कि ये जो होता है ना, प्रोविजनल रिपोर्ट है, और प्रोविजनल रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट नहीं होता है। तो ये जो है अगले वीडियो में हम यहाँ से चर्चा करेंगे। इसका अर्थ ये हो गया कि पर्यावरण वाला एक वीडियो आज आपके पास जा रहा है और एक वीडियो और आपके पास कल जाएगा। तो दोनों वीडियो मिला के क्या हो जाएगा कि आपका नवंबर मंथ का जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का सेक्शन है वो आपका कवर हो जाएगा। और आज और कल जब आप नवंबर मंथ के इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के सेक्शन को देख लेंगे, तब हम अगले वीडियो में मुगल काल लेकर आएंगे, जिसमें बाबर के आक्रमण को लेंगे। तो तब तक, और इसमें काफी लंबा सेक्शन है, तो एक और वीडियो बना देंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तब तक सभी लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर एक और वीडियो हम इस पर लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक सभी लोग इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप या आपके दोस्तों में से यदि कोई अनअकैडमी के GS के प्लस कोर्स का या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप मेरे साथ प्लस कोर्स में जुड़ सकते हैं। तो आप GS का 1 या 2 साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का क्या बेनिफिट है, मैंने वीडियो के पहले बताया है। आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर इसी तरीके से मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर टीच करता हूँ। तो ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन लेके आप मेरे साथ प्लस कोर्स में जुड़ सकते हैं, और इसके लिए आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT यूज करेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस वीडियो को सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, अपने अपने ग्रुप में सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोग बेनिफिट प्राप्त कर सके। और जैसे मैंने पहले बताया कि एक वीडियो आपने यहाँ से ले लिया और एक वीडियो आपके पास कल जाएगा, नवंबर मंथ का बचा हुआ एनवायरमेंट और इकोलॉजी का। तब तक इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है।